नमस्कार दोस्तों, टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आधुनिक भारत का आज दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि भारत में यूरोपियनों का आगमन, और दूसरा जो हमारा चैप्टर है आज उससे आगे बढ़ करके है कि भारत में यूरोपीय का जो सत्ता का विस्तार होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि उस समय यूरोप की जो तत्कालिक परिस्थितियां थी, उस वजह से ये लोग भारत में आए थे और यहाँ पर आकर के अपने उसमें शुरुआती जो व्यापारिक कोठी थी वो स्थापित किया था। हमने उन समय की जो परिस्थितियां थी, जिसके प्रेरक तत्व थे, जो जिसकी वजह से उसने वहां से फोर्स किया यूरोपियनों को, ताकि वो भारत और पूर्वी जो देश है वहां पर जाकर के अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करें। हमने उन प्रेरक कारण को खोजने की कोशिश की थी। उसमें सबसे पहले देखा था कि सबसे पहले तो वहाँ सामंतवाद का पतन हो गया था। नए नए राष्ट्र उदय हो रहे थे और नए नए राष्ट्र के जो राजकुमार सब थे, बड़े जोशीले सब थे, जो उसे बाजार की तलाशों के लिए जो है नए नए जो है देशों की खोज करनी शुरू कर दी थी, समुद्री मार्ग की खोज करनी शुरू कर दी थी। दूसरे कारण में देखा था कि उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है बहुत सारी जो तकनीकी विकास हुई थी। बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे थे, आधुनिक जहाज जिसे कहते हैं वो बनाए जाने लगे थे। कंपास का आविष्कार हो चुका था। तब तक मानचित्रों बनाए जाने लगे थे। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो ये सभी चीजें थी जिसकी वजह से जो है वहां से प्रेरणा मिली उन लोगों को कि अब जो है विदेशी स्थलों की खोज की जाए, अपने व्यापारिक कोठियां वहां पर दूर देशों में जाकर स्थापित की जाए। दूसरे हमने देखा था कि एक छुपा हुआ जो उन सबका जो मकसद था, वो ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ये भी उनके कारण थे, जो वहां से प्रेरक तत्व, जो प्रेरक बल था वहां से, जिसके कारण वहां से जो है प्रवासी वो लोग आए भारत में और व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन सब में एक और सबसे महत्वपूर्ण था, जो यूरोपीय मध्यकाल में देखा आपने कि अरब सागर और अरब ये प्रायद्वीप और भारत के बीच के जो व्यापार था, उनके बीच में जो बिचौलियों की भूमिका निभा रहा था, अब वो भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना चाहता था। अब वो अरब को हराना चाहता था, अरब को बीच में से हटाना चाहता था और सीधे जो है भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। तो इसके लिए वो सीधे स्थल मार्ग पर उसके नियंत्रण करना पड़ता, जो उसके लिए मुश्किल काम हो रहा था। भारत से और ईरान के जो मध्य ईरान के बीच या सऊदी अरब के बीच जो स्थलीय मार्ग था उस समय का, उसे हराने के बाद जो है तो वही जो है उस समय वो स्थल मार्ग पर नियंत्रण कर सकता था। तो ऐसा न हो इसके लिए उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। और हमने देखा था कि वास्को डिगामा जो है और डियाज नामक व्यक्ति उससे पहले सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। उसके बाद वास्को डिगामा को भेजा गया था, जो सबसे पहले जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए दक्षिणा के जो अब दक्षिण अफ्रीका की जो दक्षिणी सीमा है वहां से होते हुए भारत के तट पर जो पहुंचा था कालीकट में। तब से लेकर के जो समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक यूरोपीय जो है सभी आते गए भारत में और अपनी सत्ता का स्थापना की करता रहा। ये सभी वे कारक थे जो यूरोप के कारक थे, जिसकी बल से यूरोप के लोग भारत में आए। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ, तो पहले यूरोप के कारक थे जिसके कारण भारत में उनका आगमन हुआ था। लेकिन यहाँ पर भारत में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके वजह से वो जो आगमन हुआ था ना, अब यहाँ से वो विस्तार करना शुरू कर देता है। जैसे हमने देखा था कि शुरुआत में ये भारत जो आता है, तो जो उसके दक्षिणी किनारे हैं, दक्षिणी जो तट है, केवल तटों पर उसने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। हमने पहले जो पहले हमारा जो दिन का चैप्टर था, हमने देखा था गुजरात से लेकर के भारत के दक्षिण भारत के जितने सारे जो तटवर्ती इलाके हैं, बंदरगाह वाले इलाके, यहाँ पर उसने जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। और यहाँ पर आने की उसके प्रेरक जो तत्व थे, ये यूरोप के कारण थे। ये यूरोपीय कारण से जो है ये भारत आए थे। ठीक। लेकिन यहाँ के बाद दोस्तों आपने देखा था कि पूरे भारत पर जो है ये अपने सत्ता का विस्तार कर लेता है। यहाँ से जो अंदर की ओर उसने सत्ता का विस्तार किया, इसके विस्तार के जो कारण थे, ये भारतीय कारण थे। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि ये लोग तटवर्ती इलाके में तो व्यापारिक कोठी तो स्थापित कर लिया था ये यूरोपीय कारण से, लेकिन भारतीय क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने भारत में आकर के जो है साम्राज्य विस्तार करने लगता है। वो आए तो थे एक व्यापारी की तरह भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था, भारत को एक साम्राज्यवादी देश, एक औपनिवेशिक देश बना लिया था।
हम सबसे पहले आज उन्हीं परिस्थितियों को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे, इन कारणों के बाद देखेंगे कि ये जो है भारत की जो विस्तार करता है, साम्राज्य विस्तार, तो कहाँ से शुरू करता है और कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1609 ईस्वी में ये अंग्रेज भारत आते हैं। 1609 से कुछ शुरुआती वर्षों में ये भारत के जो तटवर्ती बंदरगाह वाले इलाके थे वहां पर इसने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। लेकिन अगले लगभग 150 सालों तक आप देखते हो कि 1857 ईस्वी तक जो है भारत में ये अंदरूनी भागों में अपने साम्राज्य का विस्तार करते चला जाता है। ये 1857 में क्रांति हुई थी, एक महान क्रांति हुई थी भारत में। और इस क्रांति के बाद जो है भारत का प्रत्यक्ष शासन जो है ब्रिटिश महारानी ने ले लिया था, महारानी के हाथों चला गया था। और उसके हाथों में जाने के बाद उसने एक घोषणा की थी कि अब जो है किसी भी देशी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। ठीक है, रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद से किसी का विलय नहीं किया गया। लेकिन 1857 तक जो है सभी जो देशी रियासत थे, उस समय छोटे छोटे जो राजवंश थे, छोटे छोटे जो राज्य थे भारत के, सभी को विजय के द्वारा या फिर षड्यंत्र का आरोप लगा करके, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चाहे विजय अभियान, उस पर आक्रमण करके, षड्यंत्र द्वारा जिस किसी भी तरीके से हो, उसने साम दाम दंडभेद सभी प्रकार की नीति अपनाई। और भारत के जितने भी रियासत थे सभी को उसने क्या किया, अपने एक ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसमें मिला लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो 1609 में जो इसका सिलसिला शुरू होता है वो अगले 150 वर्षों तक, 1857 ईस्वी तक जो है ये चलता रहता है। और 150 वर्ष ही हुआ, ये 250 वर्ष हो गया ना। अगले 250 वर्ष तक जो है ये साम्राज्य विस्तार करता है। आप देख सकते हो ये 250 वर्षों तक जो है जीतते रहता है। इन्हीं उसके बाद देखा कि ये कारण थे जिसके कारण इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। देखिए दोस्तों, यूरोप देखिए, अब इतिहास हो या विज्ञान हो, आप एक को कारण और दूसरे को परिणाम के बीच में जो किसी भी घटना के कारण और परिणाम को आपस में जो जोड़ते रहेंगे तो चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगी। देखिए ये कारण था और इसके कारण के इसी कारण की वजह से यूरोपीय लोग भारत के तटवर्ती इलाके में आए थे। तो ये एक घटना हो गई, भारत में उनका आगमन जो है, यूरोपियनों का आगमन एक घटना हो गई। अब इस घटना का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ इसका प्रभाव। जब ये भारत में आए तो उसने समाज के संस्कृति, आर्थिक, जो बहुत सारी उस समय की समाज के लगभग हर सभी आयामों को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उसने प्रभावित किया। तो इसके प्रभाव हो गए, प्रभाव तो हो गए। दूसरा, इसका जो अगला घटनाक्रम है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो विलय है, जो विस्तार है, ये इसके कारण भी बनते हैं। तो एक का कारण दूसरे का प्रभाव, दूसरे का कारण तीसरे का प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर जो इतना विलय अभियान करता है ये इसके कारण तो है ये, लेकिन अब इसके प्रभाव क्या निकलेंगे? अब इसके प्रभाव ये निकलेंगे कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन के प्रति जो है विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले, और 1857 की क्रांति तो हुई ही थी, एक महान विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह जनजातीय से लेकर के जो है किसान विद्रोह तक होते हैं, जनजातीय से लेकर के किसान विद्रोह करता है। तो यही एक कारण है। आपने देखा यूरोपीय आए, ये इसका कारण था, इसका घटना हुई, फिर इसके परिणाम हुए, ये परिणाम के कारण फिर ये इसका कारण हुआ। अब इसके कारण जो है जनजातीय विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जनजातीय विद्रोह वाला जो चैप्टर है ये वाला। हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे होता है, उनके कारण क्या थे। उसके बाद हमने देखा था कि अगले 250 वर्षों तक जो है ये साम्राज्य विस्तार करता है। तो सबसे पहले जो है ये दक्षिण से शुरू करता है। दक्षिण में ये कर्नाटक विजय के रूप में जो है, कर्नाटक में सबसे पहले वहां पर अपने प्रतिद्वंदियों को जो है हराना शुरू कर देता है। तो कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों, कंफ्यूजन ना होना, कर्नाटक युद्ध और मैसूर युद्ध जो अलग अलग हैं। अब ये मत समझिएगा कि मैसूर कर्नाटक में ही है, तो हो सकता है कि मैसूर का युद्ध और कर्नाटक का युद्ध अलग ही है। तो कर्नाटक में जो 3 युद्ध लड़े गए थे ये उत्तराधिकार को लेकर के लड़े गए थे, और इसमें अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे। जबकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है भारत की जो रियासत के बीच हो रहा था, उस समय जो टीपू सुल्तान और हैदर अली था उनके और अंग्रेजों के बीच हो रहा था। तो ये दोनों अलग अलग युद्ध हैं, दोनों के कारण अलग हैं, दोनों के जो शासक हैं वो अलग अलग हैं। फिलहाल जो सबसे पहला उसने युद्ध किया था भारत में आकर के, वो कर्नाटक के मामलों में हस्तक्षेप किया था। कर्नाटक में हुआ ये था कि यहाँ पर जो उसके जो रियासत थे उसका उत्तराधिकार जो है
यहाँ पर उत्तराधिकार नहीं मिल रहा था। एक जो मजबूत शासक था उसकी मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार को लेकर के सत्ता में संघर्ष शुरू हो जाती है। तो इसके बाद जो है अब किसी राजा के दो पुत्र होते हैं, कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूँ, दो पुत्र होते हैं। आपने देखा था कि सत्ता के लिए मुगल काल में भी संघर्ष होने लगा था, बड़ा भाई के बीच में, छोटे भाई के बीच में। अब बड़ा भाई इधर से है और छोटा भाई जो है इधर से है। अब बड़ा भाई क्या करेगा, इसको अब गद्दी चाहिए तो ये अंग्रेजों की शरण में चले जाएगा। और दूसरा जो है छोटा भाई, ये वहां पर जो बगल में पुदुचेरी में जो फ्रांस रहते हैं, अब ये फ्रांसिस के पास चला जाएगा। कर्नाटक युद्ध इसी कारण से शुरू हुआ था। ये देखने में लग रहा था कि ये भारतीयों के बीच में लड़ाई है, भारतीय पृष्ठभूमि में लड़ा गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर दो जो यूरोपीय शक्ति हैं, ये अंग्रेज और फ्रांस, यही दो जो है ये आपस में लड़ते रहते हैं। ये तत्कालिक कारण भले ही ये यहाँ से लड़ा गया हो भारतीय से, लेकिन इसकी बैकग्राउंड जो है आप देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड यूरोप में तैयार होता है। यूरोप की कारणों की वजह से और आपसी व्यापारी की जो प्रतिद्वंदिता होती है, इनकी वजह से ये लोग भारत में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो कर्नाटक युद्ध के कारण जो है ये कहाँ से प्रेरित है, ये यूरोपीय कारणों से प्रेरित है। उसके बाद ये यहाँ से बंगाल की ओर मुख करता है, बंगाल विजय करता है। बंगाल के बाद फिर देखेंगे कि भारत के और भी क्षेत्र हैं। तो इसी तरह से वो भारत के भीतरी भागों में जो है अब वो तटवर्ती इलाके से भीतरी भागों में विजय अभियान शुरू करता है। आज के सेशन में हम लोग इसी चीज की बारे में देखेंगे, एक एक करके टॉपिक को बात करेंगे और चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, आपको कनेक्ट करने और चीज़ें ज़्यादा तक याद करने के लिए जो है आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप किसी घटनाओं को एक तिथि के रूप में, एक नाम के रूप में बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकते। कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब यही सभी यदि याद रहेंगे तो आपको याद रहेंगे, लेकिन अब खाली ये याद देखिएगा कि कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये सभी चीज़ें याद रखना, बहुत तथ्य याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी के लिए मुश्किल होता है, आपके लिए भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत दिनों याद नहीं रह सकती, बहुत दिनों तक। चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखिए। आप शॉर्ट तरीके से जाने की कोशिश मत कीजिए। हमने शॉर्ट क्लास ही लिया है। हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कारण थे, पहले जो तटवर्ती इलाके में ये लोग आए, यूरोपीय लोग आए, उसके बाद क्या कारण थे जिसकी वजह से उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। और दूसरा, ये कारण तो थे ही, यही इसके प्रभाव भी थे। जब ये लोग तटवर्ती इलाके में आए तो अगले कुछ सालों तक इसने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया था। तो यही प्रभाव की वजह से ये ब्रिटिश साम्राज्य जो है विस्तार करना शुरू भी हो गया था। तो हम लोग सबसे पहले आज उसी की बातचीत करेंगे, क्या उसके कारण थे जिसके बारे में, इसकी वजह से जो है यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार होना शुरू हो गया था। देखिए, तो ये इसकी कारण थे। जब ये लोग भारत में आए थे तो उस समय मुगल जो साम्राज्य है ये अपने पतन की ओर चला गया था। मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया था इस समय। भारत में इसके जो अपना जो फैलाव है अपने शक्ति का, जब ये एक व्यापारिक रूप में आए थे तो उसने भारत की राज्यों को, कमजोरियों को देखा। एक जो केंद्रीय सत्ता थी मुगल सत्ता, वो कमजोर हो गई थी और जो छोटे छोटे जो शासक थे वो सभी कमजोर थे। इसके टक्कर लेने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था टक्कर लेने वाला। इसी वजह से जो है इन्होंने, इसकी मकसद अब बदल गया। पहले जो केवल व्यापारिक कंपनी थी, अब वो साम्राज्य विस्तार का सपना देखने लगी। अब साम्राज्य का विस्तार तो देखेगी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि इसका कोई विरोध करने वाला नहीं रह गया। ये शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अब पतन की ओर चले गए, सभी अब अयोग्य शासक बच गए। दूसरा, निचले स्तर पर जितने शासक थे, जैसे कि आपने देखा जो छोटे छोटे उस समय रियासत जो थे शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन अब जो है ये पतन की ओर जगह चला गया था। हमने देखा था कि सूरत में देखा था कि शिवाजी ने 2 बार उसको लूटा था, अंग्रेजों को, अंग्रेजी कोठियों को। लेकिन पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, इसने मराठा को भी नाश कर दिया था, सर्वनाश कर दिया था मराठा शक्ति का भी। इसके बाद मराठा भी हार गया था। उसके बाद दक्षिण के भी जितने छोटे छोटे राज थे, अब कोई भी ऐसे शक्तिशाली नहीं बचा कि अंग्रेजों को जो है नाश कर सके। दूसरी एक और बात, आपने देखा था कि अंग्रेज जो है भारत के दक्षिण के जो है दोनों पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो है अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। और इसके व्यापारिक अड्डे जो थे यहाँ पर, यदि देखिए आप, यदि ये पश्चिमी तट पर मुंबई में स्थित है, यदि यहाँ पर इसके जो कोई पड़ोसी जैसे कि मराठा यदि इस पर आक्रमण करे
तो इसकी मदद के लिए तुरंत दक्षिण से जो मद्रास में स्थित इसके व्यापारिक कोठी थी, यहाँ से सैनिक सहायता मिल जाती थी, और बंगाल में स्थित जो है व्यापारिक कोठी थी, यहाँ से इसे सहायता मिल जाती थी। लेकिन मराठों को इस प्रकार की कोई मदद नहीं मिल सकती, चाहे दक्षिण के जो, चाहे उस समय के जो और कोई भी शासक हो, जैसे हैदराबाद का निजाम ही है या कर्नाटक का ही जो नवाब सब है उस समय के। अब यदि ये अंग्रेजों के साथ लड़ रहा है तो इसे कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेज जो है इसके आसपास के जितने भी जो है मद्रास से, बंबई से या फिर बंगाल से इसके सेनापति आएंगे सैनिकों के साथ और इसे मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं एकजुट होकर के जो है ये लड़ाई लड़ रहा था, और दूसरी भारत की कमजोरियों को जानता था। यहाँ की जो रियासतें थी, इसके जो नवाब थे, इसके जो शासक थे, इसकी कमजोरियों को जानते थे। इसी वजह से इनको साम्राज्य विस्तार की जो है अपने सपने देखने लगा था। दूसरा, शाही फरमान। मुगल जो शासक थे उस समय, इसने 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जो था, इसने बहुत सारे व्यापारिक छूट दिए थे। कहा जाता है कि मुगल जो थे फर्रुखसियर एक भयंकर बीमारी से ग्रसित था। उसको एक सर्जन आया था अंग्रेज, उसने उस भयंकर बीमारी से इलाज करवा दिया, उसका छुटकारा दिला दिया था। तो इसके एवज में उससे बहुत सारे जो है व्यापारिक फरमान दिए गए थे, फरमान, शाही फरमान दिया गया था। बहुत सारी व्यापारिक इसके छूट दी गई थी, साम्राज्य में जो है बिना टैक्स के वो व्यापार कर सकता था। तो इस व्यापार का जो है, इस फरमान का उसने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था, और यही फरमान जो है देखते हैं बंगाल में पलासी युद्ध और बक्सर युद्ध का कारण बनता है उसका। दूसरा, कारखाना की स्थापना कर ही लिए थे तो यहाँ से आय का स्रोत पता ही चल रहा था। दूसरा, ये साम्राज्य में उस समय जो है देसी रियासत में छोटे छोटे जो है लोन देने का काम भी कर रहे थे, तो समाज में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। तो यही सब वो कारण थे जिसकी वजह से वो साम्राज्य विस्तार करने का सपना देखने लगे थे भारत में। उसकी बैकग्राउंड अब तक तैयार हो चुकी थी, भारत की जो सामाजिक उस समय की परिस्थितियां थी उसको अब तक ये देख चुका था। इन्हीं वजह से वो भारत में जो है साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देता है, और इसका जो पहला अभियान होता है ये कर्नाटक के विरुद्ध होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है EIC का पहला जो बड़ा कदम है ये दक्षिण में कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखते हैं इसका कर्नाटक का, यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए थे। इसमें पहला युद्ध जो है 1740 से 48 के बीच में हुआ था दोस्तों। तो हम लोग जो है सबसे पहले बारी बारी से देखेंगे प्रथम युद्ध कब हुआ था, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले और उसके महत्व क्या निकले। दोस्तों इसी तरह चीज़ों को कनेक्ट करके यदि आप याद रखिएगा तो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी, वरना आपको ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेंगी, फिर याद करने या पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बार ऐसा पढ़ लीजिए कि जिंदगी भर याद रहे, आप बस उसके बाद केवल छोटी छोटी रिवीजन करते रहें। मैं इसे समराइज वे में बहुत ही छोटे शॉर्ट रूप में लाया हूँ, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम इसके कारणों को देखते हैं कि इसके कारण क्या थे। देखिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1740 से 48 के बीच, इसका कारण ये ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के युद्ध, ये यूरोप में बात हो रही है उत्तराधिकार का युद्ध, भारत की बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो है यूरोप में, वहां पर उत्तराधिकार के मुद्दे को लेकर के लड़ा गया था। दूसरा, हमने बताया था कि भारत में भी जो है कर्नाटक में उस समय उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था। कर्नाटक में नवाब के 2 बेटे थे। अब 2 बेटे थे तो एक बेटे जो है अंग्रेजों की शरण में चला गया और दूसरे बेटे फ्रांस की शरण में चला गया। अब इनका कर्नाटक तो वैसे ही जो है फ्रांस और जो अंग्रेज है दोनों अपने ही दुश्मन है व्यापारिक मकसद से और यूरोपीय कारणों से। अब यहाँ पर इसे एक और जो है तत्कालिक कारण मिल गया, लड़ने की वजह मिल गई, जिसके कारण दोनों जो है लड़ने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो है कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन के साथ बीच लड़ा गया था। अनवरुद्दीन ने जो है अंग्रेजों से जाकर के सहायता मांगी थी, और इसके जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे वो फ्रांस जो है साथे लड़ने लगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो है फ्रांस और अंग्रेज जो है प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा है। तो कर्नाटक का जो है युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ये आप याद रखिएगा, मोटा मोटी यही याद रखना है। और इसका जो कारण है ये ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय कारणों से है, और थोड़ी बहुत में भारतीय उत्तराधिकार भी कारण है। लेकिन इसको भारत में उत्तराधिकार माना कि ये कर्नाटक के नवाब आपस में लड़ ही रहे थे, तो इसको यूरोपीय शक्ति को आपस में लड़ने की क्या जरूरत थी, यूरोपियों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं थी। तो कुल मिला के यहाँ पर कारण यही है कि ये लोग आपसी में खुद से है फैसला करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज जो है
फ्रांसीसियों को हटाकर जो है उनकी व्यापारियों कोठियों को अपने कब्जे में करना चाहता था और भारत पर जो है एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता था, यही इसकी मकसद था। अब ये युद्ध हुआ तो इसके परिणाम क्या निकले? इसके युद्ध के परिणाम स्वरूप एक्स-ला-शापैल की संधि हुई थी 1748 में, और इसी संधि के बाद जो है शांति वार्ता आयोजित हुई थी। इसके बाद जो है इस संधि के तहत जो है मद्रास जो है अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। मद्रास पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में था, अब इसे अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। इसके बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो है अदला बदली यूरोप में की जा रही है। अंग्रेजों को यहाँ पर मद्रास दिया गया, लेकिन फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, कनाडा और अमेरिका का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र दिया गया फ्रांसीसियों को। तो आप देख सकते हैं ये इसके परिणाम थे। तो यदि आपसे पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम क्या थे, तो इसके परिणाम निकले ये कि इस के तहत जो है इसके बाद एक्स-ला-शापैल की संधि हुई थी 1748 में, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को जो है मद्रास दिया गया था और जो फ्रांस को जो है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र दिया गया था। इस युद्ध का महत्व क्या निकला? इस युद्ध का महत्व ये निकला कि एक छोटी सी अनुशासित सेना जो है यूरोपीय सेना भारत के बड़े और भारी भरकम सेना से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये आज यहाँ पर साबित हो गया था। कर्नाटक के में इतने बड़े रियासत थे, इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन यूरोपीय सेना का जो है सामना नहीं कर पाई थी। तो ये इसका जो है भारतीयों की कमजोरी जो कहते हैं ये यहाँ पर उजागर हुई। इसके अतिरिक्त इस युद्ध ने दक्कन में एंग्लो फ्रांस जो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष में नौसेना के महत्व को भी उजागर किया था। तो देखिए ये दो चीज बात हो जाती है। एक तो इसने भारतीय जो सेना थी इसकी कमजोरियों को उजागर किया, दूसरा नौसेना के महत्व को उजागर किया। यानी अब यदि किसी को अगला युद्ध जीतना है तो अपनी नौसैनिक शक्ति को जो है मजबूत करना पड़ेगा। तो ये थी कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है पहले युद्ध के पृष्ठभूमि में ही लड़ा गया था। अब इस युद्ध का जो कारण है वो उसके परिणाम होंगे, वो उस युद्ध के परिणाम होंगे। हमने अभी कहा था कि एक का कारण दूसरे का परिणाम बनता है, दूसरे का कारण तीसरे का परिणाम बनता है। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, और इसका कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में जो प्रतिद्वंदिता थी, पहले से जो दुश्मनी चली आ रही थी, वही दुश्मनीता जो है यहाँ पर भी देखने को मिला। हमने पहले देखा था कि पहले युद्ध में कर्नाटक के नवाब जो है मर गया था, तो उसके दो जो पुत्र थे उसके बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हो गया था। अब जो है अब हैदराबाद में निजाम की मृत्यु हो जाती है, और निजाम की मृत्यु के बाद फिर से वही मामला जो है उत्तराधिकार वाला जो मामला है, उसके दो बेटों के बीच में जो है यहाँ पर शत्रुता शुरू हो जाती है, और एक बेटा जो है फ्रांस के बीच में शरण में जाता है, दूसरा बेटा जो है अंग्रेजों के बीच में जाता है, और फिर दोनों के बीच जो है युद्ध शुरू हो जाती है। तो हैदराबाद में भी यही हुआ था। तो यही इसकी कारण थी। तो कुल मिला के सबसे बड़ी वजह जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता थी। ये वास्तव में दिखाने के लिए लग रहा है आपको कि ये हैदराबाद के कारणों से लड़ा जा रहा है, लेकिन ये ऐसा था नहीं। ये इसे एक वजह मिल गई थी, एक तत्कालिक कारण मिल गया था बस। कि इसकी दुश्मनी तो अंदर से ही, भड़ास जो थी वो अंदर से पहले से ही दोनों की थी। अंग्रेज चाहता था कि फ्रेंच को मिटा दिया जाए, यहाँ से भारत से हटा दिया जाए, और भारत की जो एक छत्र व्यापारिक जो व्यापार है, मसाले के व्यापार, चाहे उस समय की जो सूती वस्त्र के व्यापार थे, उस पर अपना राज कायम किया जाए। तो ये इसकी जो है कारण थे। अब इसके परिणाम देखिए क्या परिणाम निकले। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में चार्ल्स रॉबर्ट्स गोडेहू, जो इसके डुप्ले जो है, डुप्ले जिसे कहा जाता है या डुप्लेक्स, उसके स्थान पर ग्रहण किया था। देखिए इसमें क्या हुआ था, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, तो डुप्ले जो था ये फ्रांस का बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर और बहुत ही शक्तिशाली गवर्नर था। जैसे कि अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव था, बहुत ही शक्तिशाली शुरुआती जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, ऐसे ही डुप्ले था जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, शक्तिशाली शासक था। लेकिन प्रथम जो उसका कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इसमें हार के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, और डुप्ले को वापस बुला लेने, फ्रांस इसके चले जाने के बाद एक दूसरा जो शासक आया था गोडेहू, ये कमजोर था और ये बहुत ही शांति वार्ता करनी शुरू कर दी थी। बहुत ही कमजोर जो गवर्नर हुआ था फ्रांस का ये था, तो इसका आगमन हुआ था। इसने अंग्रेजों से बातचीत और शांति संधि प्रस्ताव वगैरह सब अपनाना शुरू कर दिया था। इसी कारण से जो है पुदुचेरी की संधि हुई थी 1754 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसके दो परिणाम निकले थे। पहला तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहू को जो है यहाँ का गवर्नर बना के भेजा गया।
दूसरा परिणाम ये निकला कि पुदुचेरी के साथ संधि हुई थी, पुदुचेरी की संधि हुई थी 1754 ईस्वी में। इस संधि के तहत क्या हुआ था कि फ्रांस और अंग्रेज जो हैं देशी रियासतों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए। मतलब अब इसको समझ में आ गई कि अब जो है देशी रियासतों, भारत के जो छोटे राज्य हैं, कर्नाटक हो या हैदराबाद हो, हम इसके आपसी मामलों में पढ़कर हम आपस के बीच में झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है। कर्नाटक के जो पहला युद्ध हुआ था तो उसके क्या परिणाम निकले थे, उसके बाद एक्सला-सापेल की संधि हुई थी और वो युद्ध समाप्त हो गया था 1748 ईस्वी में। कर्नाटक का दूसरे युद्ध के बाद पुदुचेरी की संधि हुई थी 1754 ईस्वी में और इस शांति वार्ता के साथ ही ये संधि समाप्त हो गई थी। इसके महत्व क्या निकला? इसका महत्व ये निकला कि यूरोपीय सफलता के लिए भारतीय सत्ता का सहयोग आवश्यक नहीं था, बल्कि भारतीय सत्ता स्वयं जो है यूरोपीय समर्थन पर निर्भर होती जा रही थी। आपने देखा था कि कर्नाटक में जब उत्तराधिकार की जो समस्या आई तब वो भी यूरोपियों के शरण में गया था, और हैदराबाद में जब अब देखिए यहाँ पर उत्तराधिकार की समस्या आई तब भी ये यूरोपियों की शरण में गया था। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि भारत अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब उसके लायक नहीं है। मतलब भारतीयों को यदि अपनी समस्या का समाधान करना है तो इसके लिए यूरोपीय शक्तियों को आना पड़ेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है अब यूरोपीय शक्ति पर निर्भर होने लगे थे। यही सब वजह थी जिसके वजह से भारत ने हमारी कमजोरियों को जाना, यूरोप जो अंग्रेज थे उस समय, और हमारी कमजोरियों को जान करके है भारत पर इसने इसने क्या किया, विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है 1758 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच होता है। इस युद्ध के भी कारण जो है पहले युद्ध का परिणाम तो है ही, इसकी बैकग्राउंड भी पहले से ही तैयार थी, पहले से ही बन रहा था आपसी प्रतिद्वंदिता। और इस समय की जो तत्कालिक कारण था, ये यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर के 1763 के बीच में। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से 1763 में भी यूरोप और फ्रांस के जो है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, और ये यूरोप में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के कारण ये लोग भारत में भी लड़ने लगे थे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में नहीं बल्कि आपको यूरोप में जाके खोजना पड़ेगा। यूरोप में जो लड़ने लगे थे, इसी वजह से यहाँ पर भी ये लोग लड़ने लगे थे। इस युद्ध के बाद जो है वांडीवास की संधि हुई थी। इसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध वांडीवास में ही हुई थी और यहीं पर एक संधि हुई थी 1760 ईस्वी में। ये कर्नाटक ये जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अंतिम युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है फ्रांस का सर्वनाश हो जाता है। जो है फ्रांस का जो भाग्य का जो है अंत कर दिया जाता है वांडीवास के युद्ध के बाद, क्योंकि इसके बाद जो है जो फ्रांस है एक छोटी सी रियासत के रूप में, छोटी सी शक्ति के रूप में जो है भारत में शासन करने लायक बच जाता है, क्योंकि सारी शक्ति जो है यहाँ पर उसका सर्वनाश कर दिया जाता है। इसके बाद जो है महत्व क्या निकला? इसके बाद जो है पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई थी, और इसी युद्ध के बाद जो है ये पुदुचेरी, चंदननगर जो है पुनः फ्रांस को सौंप दिए गए थे। लेकिन उन क्षेत्रों पर अब केवल व्यापारिक गतिविधियां ही कर सकती थी। यानी अब जो वो राजनीतिक गतिविधियां जो करती थी, प्रशासन वाला जो सैनिक रखता था, अब ये नहीं कर सकेगी जो फ्रांस से, अब केवल व्यापार करेगा। उनके राजनीतिक प्रभाव सारे समाप्त कर दिए गए थे। और क्या महत्व निकला? एक और महत्व निकला, यूरोप में जो पूरे यूरोपियन शक्ति जितने भी आए थे, हमने देखा था पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, उसके बाद स्पेन भी आए थे थोड़े दिन के लिए, नीदरलैंड भी आए थे। इन सब यूरोपियों में अब केवल जो है सर्वोच्च शक्ति केवल ब्रिटेन बन गई थी। अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन ही सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली है, क्योंकि केंद्र में जो मुगल सत्ता थी वो अब कमजोर हो चुकी थी, विघटन होना शुरू हो गया था। छोटे छोटे रियासत जो थे वो अंग्रेजों से सहायता मांग रहे थे। जो यूरोपीय शक्तियां थी, सबसे शक्तिशाली उन यूरोपियों में यही था, फ्रेंच ही। अब वो भी 1760 के वांडीवास के जो युद्ध हैं, इसमें इसका भी नाश हो जाता है। तो इन तीनों युद्ध के परिणाम स्वरूप आप देखते ये हैं कि अब इसकी शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं है। भारत में एकमात्र शक्ति बची, और जब ये एकमात्र शक्ति बची तो ये भारत के किसी भी राज्य पर जाके आक्रमण कर सकता है, उसे अपने साम्राज्य में मिला सकता है। और इसका जो है ये हुआ ऐसा भी। इसने अब यहाँ पर जैसे ही जीता तो यहाँ के तुरंत बाद जो है बंगाल जाता है और वहाँ को जीतने की कोशिश करता है। तो कर्नाटक में जीतने के बाद जो है अब
अब बंगाल की विजय अभियान करता है। तो हम लोग देखते हैं कि में बंगाल विजय करने से पहले हम थोड़ी उस समय की पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि आखिर ये लोग कर्नाटक, तो माना कि कर्नाटक जो है एक तटीय इलाका था, जो वहाँ के जीतने से यहाँ की जो है तटवर्ती इलाके बंदरगाह पर कब्जा किया जा सकता है। लेकिन बंगाल ऐसी क्या थी वहाँ की खासियत जिसकी वजह से इसे जीतना जरूरी था। तो दोस्तों, जब मुगल काल था 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो इस समय मुगल काल में जो आपने देखा कि बंगाल जो है भारत के सबसे पूर्वी सीमा पर जो है वहां पर स्थित है। तो पूर्वी सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ पर ये भारत की जो अंदरूनी शक्ति थी इसके आक्रमण से ये बचा रहा। हमने पश्चिमी सीमा देखा, जैसे पंजाब और जो इधर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, सिंध का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बार बार आक्रमण होते रहे हैं। मुंबई का जो इलाका है, यहाँ पर भी तटीयवर्ती इलाकों से अरब सागर के माध्यम से जो है यहाँ से भी आक्रमण होता रहा। लेकिन जो बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए वो आक्रमण वही कर सकता था जो केंद्र में शक्ति थी, जैसे मुगल शक्ति थी, तो यही सब आक्रमण करता तो करता, नहीं तो कोई विदेशी शक्ति अफगानिस्तान से आके हमला, जैसे कि अब्दावली है, तो ये अब आक्रमण करने के लिए जो है ये वहां तक नहीं जाएगा, बंगाल तक नहीं जाएगा। तो कुल मिला के भारत में जितनी भी शक्तियां थी उसमें ये बंगाल जो था अछूता रहा था सब आक्रमण से, बाय अछूता से। तो आक्रमण के न होने की वजह से यहाँ पर शांति बनी रही। और जब किसी देश में शांति है तो वहां पर व्यापार, कृषि, ये सब उन्नत व्यवस्था में रहती है। इनकी वजह से व्यापार की समृद्धि जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा समृद्ध व्यापार था उस समय वहां का। इसकी वजह से बंगाल बहुत ही धनी मनी राज था। तो वहाँ की जो धनी मनी थी, वहाँ के जो उद्योग धंधे थे, इस पर अब अंग्रेजों की लालच आ गई थी, अंग्रेजों की नजर थी। उन्हें लगा कि यहाँ पर यदि हम बंगाल पर यदि हम विजय कर लेते हैं तो उससे जो लूट से जो पैसे प्राप्त होंगे, उससे हम अगले जो युद्ध, हमारे जो युद्ध अभियान होंगे दूसरे राज्यों को जीतने में, वहां से मदद मिल सकती है। तो यही सब वो कारण थे जिसकी वजह से इसने बंगाल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो इसके आर्थिक महत्व को आप देख सकते हैं। कुछ फैक्ट के लिए आप याद रखिएगा, ये सब वस्त्र, रेशम, नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता था। बाकी हमने बता ही दिया था कि उसकी समृद्धि की कारण क्या थे, क्यों वो समृद्ध था। ये सब यूरोप से बंदरगाह होने वाली चीजें, बाकी ये सब फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा कि इस समय जो है यूरोप, बंगाल से क्या क्या निर्यात किया जाता था। दूसरा, अंग्रेजों के लिए क्या महत्व था। तो अंग्रेजों के लिए महत्व था कि यदि ये इसने 1690 में आपने देखा था कि यहाँ पर कलकत्ता की स्थापना कर ही ली थी। उसने जो 3 क्षेत्र थे इसके, सूता नदी, कालीकाता, सबको मिला करके जो है यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित कर ही लिया था। अब यहाँ से एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता, तो ये कैसे हो, ये तभी होगा जब वो इसको विजय करेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करेगा, विजय अभियान करेगा, उसे अपने साम्राज्य में मिलाएगा। यहाँ से इसे जो आर्थिक संपत्ति प्राप्त होगी, उसी संपत्ति से जो है क्या करेगा, अगले दूसरे राज्यों को जीतने में मदद मिलेगी। तो यही सब कारण था। आप इसे फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं। इसे बंगाल के जो है महत्व का पता चलता है। एशिया से जितने भी कुल आयात होता था ब्रिटिश सभ्य का, उस आयात में 60% केवल और केवल जो है ये बंगाल से ही जाता था। ठीक है, ये तो हमें बता ही चुका है कि यहाँ के जो संसाधन है बंगाल के, इसे ब्रिटिश सरकार के वित्त पोषण के लिए रूप में काम आए। तो ये सब कारण पर्याप्त थे कि ब्रिटिश जो है इस पर अपना अधिकार जमा ले। इन्हीं कारणों की वजह से है ब्रिटेन जो है यहाँ पर जो है अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है। अब इसको एक बहाना चाहिए था, जिस बहाने से, कारण तो उसको मिल गया था, अब एक बहाना चाहिए था जिसकी वजह से वो लोग इस पर आक्रमण करें और आक्रमण करके जो है यहाँ पर अपने साम्राज्य को मिला ले। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को। ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के भी कुछ कारण है। कारण तो आपने देख चुके हैं, मेन कारण यही था, भारत बंगाल की जो संपत्ति है इस पर कब्जा जमाना। लेकिन अब इसको कुछ वजह चाहिए, वैसे तो आक्रमण कर ही नहीं देगा, तो कुछ वजह चाहिए। अब वो कुछ वजह जो है यहाँ पर हम बताएंगे कि क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या निकले और इसका जो है महत्व क्या निकला। ठीक है, सबसे पहला जो हम देखेंगे कि ये प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ये प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के जो है पूर्वी तट पर लड़ी गई थी। भागीरथी गंगा की कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ये प्लासी का जो क्षेत्र है ये बंगाल में पड़ता है। तो ये सब भी पूछ लिया जाता है आपसे कि फैक्ट के रूप में प्लासी कहाँ पर स्थित है और किस नदी तट पर स्थित है। तो ये भागीरथी नदी तट पर स्थित है और प्लासी बंगाल में स्थित है। ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों का जो उस समय सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का उस समय का जो था नवाब, उस समय सिराजुद्दौला था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप थोड़े याद रखिएगा इस समय। ये
युद्ध था। अब इसके कारण देखिए, पहला कारण तो था ही बंगाल की संपत्ति पर कब्जा करना। दूसरा कारण ये था कि जब उसने बंगाल कर्नाटक को जीत लिया था, तो कर्नाटक को जीतने के बाद अंग्रेजों ने जब कर्नाटक युद्ध में जीत लिया था, तो यहाँ के जो शासक थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, अब उसकी मंशा से भयभीत हो गया था, डरने लगा था। तो ये इसके अंदर की जो डर थी, नवाब के जो डर थी, ये इसका कारण था। दूसरा, कंपनी के जो अधिकारियों ने अपने व्यापारी के जो विशेषाधिकार थे, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके कारण नवाब को जो है राजकोष से भारी नुकसान होना पड़ता था। ये विशेषाधिकार थे क्या थे? हमने आपको बताया था कि इसने मुगलों से जो है, जो फर्रुखसियर था, उसने 1717 ईस्वी में बहुत सारी व्यापारिक छूटें प्राप्त कर ली थी। और उस व्यापारिक छूट के तहत क्या करता था, ये पूरे साम्राज्य में जो है, पूरे भारत में निःशुल्क व्यापार करता था। मतलब व्यापार तो करता था, लेकिन व्यापार पर जो व्यापारिक वस्तुओं पर जो चुंगी लगाया जाता था, तो वो उस समय के जो राजा को नहीं देता था। तो इससे समाज को जो है, उस समय के जो नवाब थे उसको घाटा हो रहा था। इससे अंग्रेजों के आगमन से कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से जो है ये युद्ध, इसने इसका विरोध किया। तो फिर इसने जो है युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ये तो दुरुपयोग तो कर ही रहे थे विशेषाधिकार की। एक और बड़ी बात क्या की थी, हमने देखा था कि जो 3 जो क्षेत्र थे उस समय 1790 में, 1690 के जो क्षेत्र में उसने कालीकाता को जो स्थापना की थी, सूता नदी, कालीकाता और एक जो और जो था उस समय चंद्रनगर, उन तीनों को मिला करके उसने कालीकाता की स्थापना की थी। और कालीकाता के स्थापना के बाद जो है वहां पर उसका जो है किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। तो इस किलेबंदी जो करना शुरू कर दिया था, तो किलेबंदी के भीतर जो है बहुत कुछ जो है गैर गतिविधि वाला काम किया जा सकता है, सेना रखी जा सकती है, हथियार बनाए जा सकते हैं। ये चीज, इस चीजों का प्रयोग सीधे नवाब के विरुद्ध भी किया जा सकता है। इसी के लिए जो है नवाब उसका विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू किया। फिर युद्ध की जो है कारण अपने आप सामने आ गए। दूसरा, अंग्रेज जो है इस समय बंगाल के सिंहासन पर जो है एक कठपुतली की आवश्यकता की महसूस हुई, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर मनमानी करता था, जैसे कि विशेषाधिकार का उपयोग जो दुरुपयोग करता ही था, किलेबंदी शुरू कर देती थी। हर बातों पर बंगाल के जो नवाब थे उस समय की, सिराजुद्दौला, ये योग्य शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों का हर बात पर टोकना शुरू कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो अब अंग्रेजों को लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो है कठपुतली जो है, एक नाम मात्र के शासक जो है यहाँ पर एक नियुक्त किया जाए सिराजुद्दौला को हटा करके। फिर क्या था, उसने युद्ध की रणभेरी बजा दी, दोनों के बीच युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध में, प्लासी के स्थान पर जो है 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ था। इस युद्ध के क्या परिणाम निकले? इस युद्ध में सिराजुद्दौला के जो रिश्तेदार थे मीर जाफर, इस मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। मीर जाफर, इसके अलावा कुछ और भी रिश्तेदार थे, तो उनकी वजह से जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इस युद्ध में, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हार हो जाता है। और हार के बाद जो है एक जो है संधि कर ली जाती है, और उस संधि के बाद जो है मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन दिया जाता है, और उसका मकसद पूरा हो गया ना। अब ये इसको, जाफर को बंगाल का नवाब बनाएगा, तो ये कठपुतली बनकर ही तो रहेगा। और यही तो वो जो है ब्रिटिश यही तो चाहता था कि एक कठपुतली शासक यहाँ पर बैठाया जाए, ताकि वो हमारे किसी भी जो घटना है उसका विरोध न कर पाए। इसलिए जो है इसने इसको शासक बनाया था। अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, प्लासी युद्ध के परिणाम क्या निकले? इस युद्ध के जो है परिणाम ऐतिहासिक सिद्ध हुए, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक और सैनिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई। आप देख सकते हैं कि बंगाल जो है, इसने कर्नाटक के बाद अब बंगाल को भी जीत लिया था। तो भारत का जो है सैनिक सर्वोच्चता तो संपूर्ण भारत में हासिल कर ही लिया था। दूसरा, सैनिक सर्वोच्चता इसलिए कहा जा सकता है कि आप देख चुके हैं कि ये हैदराबाद और कर्नाटक को ये हराकर आए ही था। दूसरा, मुगलों और मराठों के पतन के बाद उस समय भारत का सबसे समृद्ध साम्राज्य जो था ये नवाबों का ही था, बंगाल ही था। अब उसकी सेना को यदि आपने हरा दिया, तो इसका मतलब है कि आपकी सेना भारत की सबसे सर्वोच्च सेना है, और इसी वजह से जो है यहाँ की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। दूसरा, अब नवाब जो सिराजुद्दौला थे उसके जो है हत्या करने के बाद अब इसने राजनीतिक रूप से भी बंगाल पर जो है इसने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो ये इसकी महत्व हो गई। दूसरा, अगला नवाब जो है यहाँ पर मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया था। ये मीर जाफर जो है शुरुआत में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत जितने कुछ मांगा उसके बंगाल के अधिकारी ने, चूंकि इसको नवाब बनाया था, तो जो भी मुआवजे, जो भी रकम मांगी थी उसको उसने दिया।
सभी की पूर्ति की, लेकिन अंत में ये भी थक गया। उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में ये भी नाकामयाब रहा, क्योंकि उसकी जो मांगे थी, इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक मांगे, एक के बाद एक मांगे, इतनी सारी अंग्रेज अधिकारियों की मांगे जो थी मांगती गई कि इसका शोषण होने शुरू कर दिया। इसके बाद जो है ये भी मना करना शुरू कर दिया कि भाई अब जो है हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, भले तुम जो करना है कर लो। तो फिर अब अंग्रेजों के ये किसी काम के नहीं रहा मीर जाफर। अब ये वैसे बनता जा रहा था जैसे कि सिराजुद्दौला था। अब इसको क्या किया इसने, इसको भी हटा करके एक अगला शासक जो था मीर शासक मीर कासिम, इसको बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अब अगला नवाब मीर कासिम बना। अब मीर कासिम भी एक योग्य शासक निकला। बंगाल के देख सकते हो आप, एक के बाद एक जो है एक अच्छे शासक बनते जा रहे हैं। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब इसी के काल में जो है यहाँ पर बक्सर का युद्ध शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं आगे की क्या पृष्ठभूमि बनती है बक्सर की युद्ध। ठीक, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ दिया जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। बक्सर जो है बिहार में स्थित है, बिहार की जो सीमा वाले इलाका है यहाँ पर बिहार में स्थित है, यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर ये युद्ध लड़ी गई थी। ठीक, अब देखिए हमने बताया था कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था, और मीर कासिम जो एक होशियार शासक था, एक बुद्धिमान शासक था। वहां पर राजधानी जो जब तक उसकी मुर्शिदाबाद थी तब तक वो लोग क्या करता था, उसकी सेना में उसकी प्रशासन में हस्तक्षेप करता था। इसलिए इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके इसने मुंगेर स्थापित कर लिया था। मुंगेर स्थापित इसकी राजधानी के एक और कारण थे। एक तो अंग्रेजों से दूरी बनाना चाहता था, दूसरा अंग्रेजों से दूरी बनाएगा तभी तो वो अपनी सेना में सुधार कर पाएगा ताकि अंग्रेजों से बदला लिया जा सके, यही कारण थी। दूसरा, इसने अपने जो है सेना में फ्रांसीसियों को नियुक्त किया था, फ्रांसीसी जो सेनापति थे उनको नियुक्त किया था, और फ्रांसीसी पैटर्न पर जो है फ्रांसीसी पैटर्न पर अपनी सेना को जो है एकदम यूरोपीय ढंग से सुसज्जित कर रहा था, उसे तैयार कर रहा था, उसे ट्रेनिंग दी जा रही थी। ठीक, यही इस युद्ध का कारण भी बना था। एक तरफ नवाब और फ्रांस जो है दूसरे नजदीक आ रहे थे, ये अंग्रेजों को रास नहीं आया। उनको लगने लगा कि यदि इसकी सेना जो है नवाब की सेना यदि यूरोपीय ढंग से तैयार हो गई, यूरोपीय वाली प्रशिक्षण ले लेगी, तो फिर हमारे टक्कर का हो जाएगा, फिर हमारे लिए जो है बचना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इसने एक और बुद्धिमान काम वाला जो है काम किया। एक काम ये किया कि देखिए उसने क्या किया, ये जो व्यापारिक विशेषाधिकार का जो उल्लंघन कर रहे थे 1717 के जो फरमान थे उसका जो अंग्रेज उल्लंघन कर रहा था, तो मीर कासिम ने ये किया कि उसके व्यापार के जो अपने देसी व्यापारी थे उसके उसके लिए भी क्या किया, उसने निःशुल्क उसको भी शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। मतलब यूरोपीय अब शुल्क मुक्त व्यापार तो करेंगे ही, अब जो है भारत के जो व्यापारी हैं वो भी निःशुल्क कर दिया। अंग्रेजों का अब इससे ईगो हर्ट हो गया। अब उन्हें लगा कि ये अंग्रेज, अब ये जो है शासक हमें अपमानित कर रहे हैं। अब ये युद्ध को शुरू करने के लिए जो है इसके पर्याप्त कारण जो है यहाँ पर दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये हुआ, इन्हीं कारण से जो है 1763 ईस्वी में युद्ध शुरू हो जाता है। यही दो कारण थे इसके। इसके बीच देखिए एक कटवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, मुर्शिदाबाद में युद्ध हुआ था, गिरिया का स्थान पर सूती और मुंगेर में युद्ध हुआ था। और इन्हीं इतने स्थानों पर युद्ध होने के बावजूद जो है अंतिम फाइनल युद्ध जो है आप देखा है कि बक्सर में जाके युद्ध हुआ था, अंतिम फाइनल युद्ध। ये छोटे छोटे युद्ध हुए थे। तो दोस्तों ये युद्ध छोटे छोटे पूछे जाते हैं। कहता है कि कटवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, गिरिया का युद्ध किसके बीच में जो हुआ था, सूती नदी का युद्ध और मुंगेर का युद्ध। तो दोस्तों ये नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, बंगाल के नवाब अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आप देखिएगा यूपीएससी का प्रश्न उठा के ये उसमें पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा फैक्ट के रूप में। इसलिए मैंने यहाँ पर दिया भी, नहीं तो सीधे आपको बक्सर ले चलता और वहाँ पर फाइनल युद्ध करवा देता। तो ये युद्ध छोटे छोटे युद्ध लड़ते हैं, लेकिन अंतिम युद्ध जो है बक्सर में लड़ा जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, इतने सारे हार के बाद जो है मीर कासिम जो है वहाँ से भाग के अवध चला जाता है। वहाँ के जो नवाब हैं शुजाउद्दौला, इसके साथ संधि करता है, और साथ ही उस समय मुगल के सम्राट जो है मुगल सम्राट आलम शाह आलम द्वितीय, इसके साथ भी जो है गठबंधन करता है। तो अब जो है बंगाल के जो शासक थे अब वो चला जाता है अवध के पास।
और दूसरा जो है अवध के बाद जो है अब मुगल के बाद चले गए। तो अब ये जो है इन तीनों युद्ध हारने के बाद, इन तीनों जो जितने सारे जो छोटे छोटे युद्ध थे 63 में लड़ा गया था, ये 63 में युद्ध लड़े गए थे 1763 में। इन तीनों युद्ध में हारने के बाद ये यहाँ से अवध जाता है, अवध के बाद मुगल जाता है, और इन तीनों शासक के साथ मिलके ये गठजोड़ बनाता है। गठजोड़ बना के ये तीनों जो है बक्सर नामक स्थान पर, बक्सर नामक, बिहार के जो बक्सर नामक स्थान पर है, यहाँ से 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ता है। ये तीनों की संयुक्त सेना और इधर अंग्रेज अकेले सेना, ठीक है, इधर अंग्रेज। इसमें देखिए बंगाल के जो सेना इस समय सेनापति थे या शासक थे, इसका नाम याद रखिएगा, ये मीर कासिम था। अवध के इस समय के नवाब शुजा-उद-दौला थे, और मुगल के इस समय के नवाब शाह आलम द्वितीय थे। और इस समय अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, आपने देखा था कि इस समय ये क्लाइव ही था। तो बक्सर के युद्ध इन पृष्ठभूमि में लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। अब ये क्लाइव जो है इन तीनों की संयुक्त सेना जो थो इसको हरा दिया। अब इसके हरा दिया तो क्या परिणाम निकला वो देखिए। इसके बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। ये 1765 ईस्वी में जो संधि हुई थी, ये संधि 3 अलग अलग लोगों के साथ भी हुई थी, क्योंकि ये इस युद्ध में तीनों हारे थे। संयुक्त सेना में लड़े थे तो तीनों हारे थे, इसलिए बंगाल के साथ भी ये हुआ था, अवध के साथ भी हुआ था, और मुगल के साथ भी हुआ था। तीनों के साथ अलग अलग संधि हुई थी। बंगाल के साथ संधि ये हुई थी कि इसकी जो अब थी समस्त प्रशासन की जिम्मेदारी जो है, अब ये यहाँ पर इसने क्या अंग्रेजों ने ले ली थी। उसके बाद आपने देखते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर देता है। अवध के साथ भी संधि कर ली गई थी, और मुगलों के साथ भी संधि कर ली गई थी। संधि को विस्तृत रूप से जानना बहुत जरूरी नहीं है। यहाँ पर याद रखिए कि तीनों के साथ जो है संधि की गई थी। बहुत सारे मुआवजे लिए जाते हैं युद्ध के लिए, और जो बहुत सारे क्षेत्र जो है ये सब लिए जाते हैं इसमें। यही इसके कारण थे, इसके परिणाम निकले थे। इसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का राज्यपाल बना दिया जाता है, क्योंकि इस युद्ध में निर्णायक युद्ध की लड़ी जाती है। दूसरा 1772 ईस्वी में देखते हैं, सबसे पहले तो 1765 ईस्वी में जो है द्वैत शासन की स्थापना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है 1772 में जाकर के भी वो द्वैत शासन को भी समाप्त कर, जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को समाप्त करके सीधे बंगाल का प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लेता है, यानी कि अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है। अब हम इस युद्ध के महत्व को देखते हैं, क्या महत्व निकला है। देखिए महत्व अभी आपने देख लिया था कि प्लासी जो है, प्लासी का युद्ध जो था एक साजिश वाली लड़ाई थी, क्योंकि देखा था कि जो सिराजुद्दौला था उसके जो अपने जो रिश्तेदार थे उन्हीं की गद्दारीपन की वजह से जो है वो युद्ध हार गया था। लेकिन बक्सर का युद्ध ऐसा नहीं था। बक्सर के युद्ध खुले मैदान के बीच में लड़ी गई थी और सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। इसमें कोई जो है यहाँ पर जो है आप इसे कहते हैं कि देशद्रोही वाला काम यहाँ पर नहीं हुआ था, सीधे सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, और भारत की जो है लगभग समस्त सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। अब जो 3 उस समय की जो शक्तिशाली सेना थी, बंगाल की सेना, मुगल सम्राट और जो है अवध के जो नवाब थे, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने हराई। तो कर्नाटक को उसने हरा ही दिया था, और ये तीनों संयुक्त सेनाओं को हरा ही दिया था। तो इस तरह से अब ये युद्ध में हारने के बाद अब ये साबित हो गया कि भारत में अंग्रेजी सेना के ऊपर कोई सेना नहीं है। सर्वोच्च सत्ता जो है इसे स्थापना कहते हैं, वो इसकी स्थापना हो जाती है। तो बक्सर का युद्ध जो है अपने आप में एक जो है निर्णायक युद्ध साबित हो जाता है। ये अंग्रेजों में, भारत में जो है अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्थापित कर देता है। इससे ऊपर जो है कोई सत्ता नहीं रह जाती, ठीक है। ये इससे अंग्रेजों के आत्मबल जो है मनोबल में वृद्धि कर देता है, क्योंकि अब ये पूरे देश का दावेदार बन जाता है। अब ये देश के किसी भी भागों को जीत सकता है, क्योंकि इसने कर्नाटक को हरा दिया, हैदराबाद को वहां पर जीत लिया था, मराठा पहले ही बर्बाद है, बंगाल को हरा ही दिया था, 2 बार हराया उसने। मुगल सरदार जो बचा था, मुगल सम्राट, उसको भी हरा दिया, अवध के बचा दिया। तो अब जो है ये इतना आत्मविश्वास बढ़ गया था कि भारत के किसी भी देश जो है छोटी शक्ति पर आक्रमण करे और वहां पर जीत सके। फिर ये यहाँ से जो है बंगाल विजय के बाद ये मैसूर की ओर आक्रमण करता है, और मैसूर में आप देखते हैं कि मैसूर में 4 युद्ध लड़ा जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में 2 आंग्ल मैसूर युद्ध जो है
ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, और बाकी के अंतिम 2 युद्ध जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा जाता है। तो अगले हम जो हमारा जो युद्ध है इसका जो अंग्रेजों का अभियान है वो मैसूरों के विरुद्ध हो जाता है। हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं मैसूर राज्य के बारे में। देखिए, हमने देखा कि मैसूर जो है पहले विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम जो शासक थे उसके काल में साम्राज्य का विघटन छोड़ा होना शुरू हो गया था। उसी विघटन के फलस्वरूप उसी में से एक वंश था वाडियार वंश। ठीक है, 1612 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हिंदू जो था हिंदू राज्य के रूप में उभरा था। लेकिन इसी वंश में जो है एक जो है सेनापति था हैदर अली। वाडियार वंश का ही सेनापति था हैदर अली। तो सेनापति था, तो सेनापति जब भी ताकतवर होता है तो इसका काम यही होता है कि अपने राजा को हटा के वहां से और खुद अपनी जो है खुद शासक बन जाना। तो इसने भी यही किया था। इसने 1761 ईस्वी के आसपास जो है इसने क्या किया, ये यहाँ पर वास्तविक सेनापति जो है ये इसको अपने शासक को हटा करके जो है यहाँ पर उसको हटा करके यहाँ का शासक बन जाता है मैसूर का। ठीक है, शुरुआत में इसने फ्रांसीसी सेना की सहायता से जो है पश्चिमी पद्धति से जो है यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को तैयार करता है। ठीक है, तो यही इसकी कहानी है। मतलब हैदर अली जो है ये वडियार वंश से सैन्य हड़प लेता है, वडियार वंश को समाप्त करके जो है अपनी जो है राज्य की स्थापना करता है, और स्थापना करने के बाद जो है एक शक्तिशाली राज्य बन जाता है, क्योंकि इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से तैयार किया था, फ्रांस पद्धति से। क्योंकि फ्रांस जो है अंग्रेजों का दुश्मन था और हैदर अली का भी दुश्मन था, तो इसीलिए उसने अपनी सेना को फ्रांसीसियों से तैयार करवा दिया था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच जो है दोनों के बीच जो टकराहट का वजह क्या थी, जिसकी वजह से आंग्ल मैसूर का जो पहला युद्ध हुआ था ये क्या हुआ था। तो देखिए कि ये हैदर अली यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को तैयार किया था, तो इसकी सेना जो है दक्षिण में अब एक अच्छी खासी स्थिति बना ली थी, और हैदर अली को लग रहा था कि हमने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से तैयार किया है तो हमारी सेना मजबूत है और हम यूरोपीय सेना को हरा सकते हैं। मतलब फ्रेंच सेना के तौर पर तैयार किया तो हम ब्रिटेन को हरा सकते हैं। तो ये अभी युवा था, और दूसरा इसकी भी महत्वाकांक्षा था कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। उसने जो साम्राज्य हड़पा था वडियार वंश से, अब वो चाहता था कि हम उसे साम्राज्य का विस्तार करें। अब हम दूसरे साम्राज्य, हम जो दूसरे पड़ोसी राज्य हैं उन पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिए। तो इनकी मंशा जो है ये अंग्रेजों की मंशा से टकरा गई, क्योंकि अंग्रेज भी यही चाहता था। तो जब दोनों तरफ से साम्राज्य विस्तार की मंशा हो, टकराहट हो, तो फिर जो है ऑब्वियस है कि टकराहट जरूरी हो। दूसरी, जब ये मैसूर में था तो मैसूर के पास में ही मद्रास था, और मद्रास हमने देखा था कि ये अंग्रेजों के कब्जे में था। अब मद्रास स्थित जो अधिकारी था उनको लगने लगा कि मैसूर जो शासक हैं हैदर अली अगल बगल के जो पड़ोसी राज्यों को इतनी तेजी से जीतते जा रहा है, तो अब वो दिन दूर नहीं कि जल्दी ही मुझे मद्रास पर आक्रमण करके ये इस पर भी हड़प ले। तो इसलिए इसे जो है जल्दी रोकना जरूरी था। इसी पृष्ठभूमि में जो है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो मालाबार तट जो था, केरल का तट, यहाँ के समृद्ध व्यापार पर हैदर अली के नियंत्रण चाहता था। दूसरा, मैसूर जो है यानी कि हैदर अली जो है ये फ्रांसीसियों के साथ काफी निकट हो गया था। हमने देखा था कि बहुत सारे फ्रेंच अधिकारियों को उसने अपनी सेना में भर्ती कर लिया था और अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलवा रहा था। ये चीजें जो है उसके जो मद्रास में जो अंग्रेज था उस समय, ये इनके लिए शोभा नहीं देखा नहीं गया उन्हें, क्योंकि उनके लिए खतरा था एक, क्योंकि अंग्रेज फ्रेंच मिल जाएगा, वो हैदराबाद और फ्रेंच जो मिल जाएगा, मैसूर और फ्रेंच, तो इनके लिए खतरा स्थिति हो जाएगा। इन्हीं कारणों से जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। दूसरा, बक्सर में ये जो जीत गया था, ये कौन जीत गया था? अंग्रेज जीता था। तो बक्सर में जीतने के बाद जो है इसकी भावना जो है एकदम प्रबल हो गई थी कि हमसे ऊपर तो कोई शक्ति है नहीं, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से जो है ये युद्ध लड़ा जाता है। कर्नाटक का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में क्या परिणाम लिखे? दोनों के बीच युद्ध हुआ था मैसूर में, आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, किसी के एक तरफा रिजल्ट नहीं आया था। इसके बाद एक मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। ये एक शांति वार्ता थी। इन दोनों के बाद जो है जीते गए प्रदेश एक दूसरे को लौटा दिए गए थे। तो इसके बाद जो है ये युद्ध वैसे ही समाप्त हो जाता है। तो ये थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध का पहला युद्ध है। इसके बाद मद्रास की संधि हुई थी, ये इसके परिणाम थे।
इसके बाद आंग्ल मैसूर में दूसरा युद्ध हो जाता है। हैदर अली, इसके कारण क्या थे वो देखिए। हैदर अली ने सेना की बंदूकों, सोडा और सीसा की आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में जो है इन्होंने फिर से जो है फ्रांसीसियों से नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया था, उनसे बंदूकें लेना शुरू कर दिया था। वो सोडा और सीसा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनसे नजदीकी बढ़ाने लगी थी। और फिर से इन दोनों की जो बढ़ती नजदीकी है ये अंग्रेजों को देखा नहीं गया और इन्हीं वजह से दोबारा आक्रमण कर दिया और दूसरी बार जो है आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। इस बार अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो आयरकूट कर रहा था, आयरकूट कर रहा था। और इस युद्ध में जो है पोर्टो नोवा जो है एक स्थान है तमिलनाडु का, यहाँ पर 1781 ईस्वी में जो है हैदर अली को हरा दिया जाता है इस युद्ध में। तो अंग्रेजी जो है आयरकूट के नेतृत्व में पोर्टा नोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में इसको हरा दिया जाता है हैदर अली में। ये यूपीएससी का प्रश्न है, आप इसे देख लीजिएगा। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि पोर्टा नोवा का युद्ध कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था। तो ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था 1781 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद अगले साल जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है कैंसर के कारण। अब इसका शासक जो है यहाँ पर उसके पुत्र जो है टीपू सुल्तान उसके हाथों में आ जाती है। इसने संधि कर लेती है, शांति वार्ता कर लेती है और शांति वार्ता के बाद ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो आंग्ल मैसूर का जो दूसरा युद्ध है इसकी जो समाप्ति हुई थी ये मंगलोर की संधि के बाद हुई थी। इस संधि के बाद जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि के तहत जो है दोनों जो क्षेत्र हैं एक दूसरे के जो क्षेत्र थे, जीते गए प्रदेश थे, युद्ध में जो दोनों क्षेत्र जीता था इसको लौटा दिया जाता है। इस तरह से आंग्ल मैसूर का जो दूसरा युद्ध है ये भी समाप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो होता है आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही दक्कन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखते थे। आप इसकी कारण को देख रहे हैं, हम इसकी कारण पहले से ही देख रहे हैं कि दोनों जो है अपनी महत्वाकांक्षी साम्राज्य विस्तार की दोनों ही महत्वाकांक्षी है, दोनों ही अपने अपने अगल बगल के इलाके को जीतना चाहता है। यहाँ पर भी वही शासक जो है, यहाँ पर भी वही कारण हुआ था। जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था यह तब शुरू हुआ था, इसके तात्कालिक कारण ये है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के एक सहयोगी जो थे तरावनकोर, इस पर आक्रमण कर दिया था और उसे अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की थी। लेकिन तरावनकोर जो है उस समय अंग्रेजों का सहयोगी देश था, उसके संरक्षण में था ये। ठीक, ये तरावनकोर जो है उस समय काली मिर्च के लिए जो है ये इसके एकमात्र स्रोत था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता था। तो ऑब्वियस है कि इतने महत्वपूर्ण इलाके यदि टीपू सुल्तान आक्रमण करेगा तो फिर वो देखता चुपचाप देखेगा नहीं। इसी वजह से जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। इस बार जो है इस युद्ध का नेतृत्व कॉर्नवालिस ने संभाला था। कॉर्नवालिस एक भारत के गवर्नर जनरल हैं जो 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहता है भारत के। और 1791 ईस्वी में जो है ये इसने युद्ध का नेतृत्व शुरू कर दिया था कर्नाटक जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, दूसरी ओर कौन रहता है? दूसरी ओर टीपू सुल्तान रहता है। ठीक है, इस युद्ध में फिर से जो है इसकी टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। हार के बाद श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। इस संधि के बाद इस युद्ध का भी जो है अंत हो जाता है। इस युद्ध में जो है मैसूर का लगभग आधा का आधा जो साम्राज्य है वो जो है हड़प लेता है कॉर्नवालिस। उसके बाद जो है निजाम और मराठों के साथ गठबंधन करके युद्ध लड़ा गया था, कॉर्नवालिस ने लड़ा था, इसलिए इन आपस में बांट लेता है मैसूर का। तो टीपू सुल्तान का आधा राज्य जो है छीन लिया जाता है ये इस तृतीय युद्ध में। तो ये इसके लिए बहुत ही अपमानित वाली चीज हो जाती है। अपमान होने के बाद जो क्या करता है, फिर से अपमान का बदला लेने के लिए अपनी सेना को फिर से अलग ढंग से तैयार करने की कोशिश करता है। तो यही जो अपमान वाली जो चीज थी, इसी अपमान के कारण जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हो जाता है। तो इस युद्ध का कारण जो है पिछले युद्ध में भी रखा गया है, उसके साथ जो अपमानजनक संधि की गई थी उसी का बदला लेने के लिए इसने किया गया था। और दूसरा ये फ्रांस के साथ फिर से इसने नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी थी, तो ये भी इसके कारण थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में उसने विदेशियों से भी सहायता लेना शुरू कर दिया था, इसने नेपोलियन से भी सहायता मांगी थी। ठीक है, तो ये भी है विदेशी देशियों से जो है इसने सहायता मांगनी शुरू कर दी थी इसी युद्ध में। इसके बाद जो है फिर भी ये युद्ध हो जाता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की निर्णायक हार होती है। युद्ध भूमि में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में ही मरने वाला जो है शासक है। तो आप ऐसे बहुत ही कम शासक देखते हैं जो युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाती है।
आप इससे पहले इब्राहिम लोदी को देखे थे, युद्ध भूमि में मारा गया था। इसके बाद एक मराठा शासक देखे थे जिसको पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, वो मराठा पेशवा की मृत्यु हुई थी। और ये टीपू सुल्तान है, जो युद्ध भूमि में मरने वाले बहुत ही कम ऐसे शासक मिलते हैं। इस समय इस युद्ध में जो है आप देखते हैं कि युद्ध का जो अंतिम रूप से नेतृत्व किया था बेलेजली जो है, इसके भाई था आर्थर बेलेजली, जो भारत के वायसराय थे। इसके भाई था एक लॉर्ड बेलेजली का भाई था आर्थर बेलेजली, इसने इस युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके सारे खजाने जो है अंग्रेज जब्त कर लिए जाते हैं। श्रीरंगपत्तनम जो उसकी राजधानी थी, इस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया जाता है। और उसके बाद जो मैसूर के जो एक छोटी सी रियासत बच जाती है, वो फिर से जो है एक हिंदू राजवंश को ही सौंप दिया जाता है। कृष्णराज तृतीय, ये वाडियार वंश के शासक थे, इसको सौंप दिया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है मैसूर में किसका शासक, कौन राजा बनता है। तो ये उसी वाडियार वंश के शासक हैं, कृष्णराज तृतीय। इसकी स्थापना यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। अंग्रेज जो है इसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा करके इसे एक गुलाम जो शासक के रूप में इसकी स्थापना कर देता है मैसूर में। ठीक है, तो ये इसकी मैसूर की कहानी थी। तो हमने देखा था सबसे पहले उसने कर्नाटक को जीता। कर्नाटक के बाद वो जो है वो चला गया था सीधे बंगाल की ओर, बंगाल को भी जीता अंग्रेजों ने। उसके बाद फिर से ये मैसूर के आ गया, मैसूर को भी जीत लिया। अब थोड़े दिनों के लिए हमने देखा कि 1793 ईस्वी में उसने टीपू सुल्तान की हत्या करने के बाद एक अगला गवर्नर आ जाता है लॉर्ड बेलेजली। इसी के भाई था आर्थर बेलेजली, जिन्होंने टीपू सुल्तान की हत्या की थी, उसके युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल है 1799 से 1895। ये आप देख सकते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये है उसके बाद की कहानी है। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1793 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ये उसकी बाद की बात है। इसके 5 सालों बाद ये गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड बेलेजली। इसका शासनकाल 1793 से 1805 ईस्वी के बाद आ जाता है। इसने एक सहायक संधि की जो है नीति अपनाई थी। सहायक संधि, ये सहायक संधि क्या है इसके बारे में हम अंदर में पढ़ेंगे। अंग्रेजों की जो राजनीतिक व्यवस्था है हम उसमें देखेंगे। फिलहाल हम मोटा मोटी तौर पर ये जान लेते हैं कि जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, तो उसके बाद उस राज्य में जो है एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है, ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब एक जो है एक सेना का एक जो टुकड़ी वहां पर रख दी जाती थी, और टुकड़ी का एक सेनापति जो है उसके राज्य में स्थापित कर दिया जाता था। और उस टुकड़ी का जो रखरखाव का जो खर्च होता था वो उसी राज्य से लिया जाता था। दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि आपके दरबार के भीतर यदि कोई ब्रिटिश आदमी आके रह गया है, तो आपके दरबार में क्या सब चल रहा है, क्या सब यदि कोई षड्यंत्र चल रहा है, तो इस पर आपकी नजर रहेगी। तो आप अब स्वतंत्र शासक नहीं रह जाते, आपके प्रशासन में हस्तक्षेप किया जा रहा है। मतलब आपकी जो प्रशासन थी, आपका जो राज्य है वो हड़प लिया गया है, आप अब नाम मात्र के शासक रह गए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो सहायक संधि थी ये हड़पने की नीति थी। ठीक है, इसने सहायक संधि इसलिए किया था, ये चाहता तो सीधे साम्राज्य को अपने अपने अधीन कर सकता था, लेकिन शुरुआत में इसने जो है सभी राज्यों को अपने अधीन नहीं किया था। इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो भारत में उतने सारे अंग्रेज अधिकारी नहीं थे शुरुआत के समय में। अभी देख रहे हैं आप 1793 है, मतलब 1800 ईस्वी भी नहीं आया है, इतने सारे अंग्रेज अधिकारी भी नहीं है कि भारत का प्रशासन जो है संभाल ले। दूसरा, विद्रोह होने की संभावना थी, तो उसने केवल महत्वपूर्ण राज्यों को ही अपने साम्राज्य में मिलाया था। बाकी जहां तक हो सके उससे छोटे छोटे राज्यों को जो है केवल जीता, वहां की प्रशासन को हड़प लिया था उसने, लेकिन उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बस अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था। ये चीज आप पहले से भी देख चुके हैं। मुगल काल में भी इस नीति अपनाया गया था। उसके बाद औरंगजेब को भी देखा था आपने मुगल काल में। उससे पहले के जो थे दक्षिण अभियान जो भी करता था, वहां से केवल लूट लेता था सामान को, वहां से संपत्ति अर्जता था, वहां से टैक्स वसूलता था, लेकिन अपने प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं करता था। आपने इससे पहले जो है समुद्रगुप्त को भी देखा था, दक्षिण को भी जीता था उसने, लेकिन यहाँ पर उसने टैक्स वसूल के उसको छोड़ दिया था, उसने समाज में नहीं मिलाया था। तो यहाँ भी यही नीति, ये सब सहायक संधि जो है ये इसी प्रकार की एक प्रकार की नीति थी। ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया जाता था, उसके प्रशासन को हड़प लिया दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर उसने संधि प्रशासनिक जो है प्रत्यक्ष रूप से स्थापित नहीं किया था। तो इस तरह से सहायक संधि करके उसने कितने राज्यों को जीता था, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले उसने हैदराबाद के निजाम को जीता था।
इसने 1799 से 1805 यानी कुल मिला के 6 सालों का इसका शासनकाल है। इस 6 साल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम 10-11 हैं ऐसे राज्य हैं जिसके साथ उसने अपने 6 सालों के शासनकाल में इतने सारे रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आपको जानना ये है कि किस राज्यों को इसने सहायक संधि के करके बेलेजली ने अपने साम्राज्य में मिलाया था और उस समय उसके शासक कौन थे। तो हैदराबाद इस समय निजाम का शासक था। इससे 1798 में इसने सहायक संधि स्वीकार करवाई थी और इसे 1700 हैदराबाद ने जो है 1798 में सहायक संधि स्वीकार की थी और सहायक संधि स्वीकार करने वाला ये पहला शासक था। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है कि भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो ये हैदराबाद का निजाम था। इन्होंने 1798 ईस्वी में जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। दूसरा शासक अवध का नवाब था। इस पर कुशासन का आरोप लगा करके जो है इसके साम्राज्य को हड़प लिया गया था। इसे 1801 ईस्वी में जो है इनके साम्राज्य को हड़प लिया था, सहायक संधि कर दी गई थी इसके साथ। इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसके साथ इसने 1803 ईस्वी में जो है सहायक संधि कर ली गई थी। मैसूर और तंजौर राज अभी हमने देखा था। मैसूर जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके साथ जो है जब कृष्णा तृतीय को उसका जो है शासक बनाया जाता है हिंदू शाही वंश का, तो उसके साथ 1799 ईस्वी में उसके साथ भी संधि कर लिया जाता है सहायक संधि के साथ। तो मैसूर के साथ साथ तंजौर भी उसके सहायक संधि के शिकार हो जाते हैं। अगला शासक था बराड़ के भोसले। इसने भी 1803 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ग्वालियर के सिंधे इसने 1804 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जो छोटे छोटे रियासत थे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, ये सभी राज्य थे जिन्होंने 1805 ईस्वी तक इन राज्यों ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो कुल मिला के देखते हैं कि विजय अभियान के बाद ये सहायक संधि की नीति थी इनकी, जो अगले 5-6 सालों में इसने कम से कम 10-12 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये भी इसकी विजय की ही नीति थी। इसी नीति के तहत इसने इतने सारों को जीता था। ठीक, अब देखते हैं ये इसके बाद मराठों की विजय करना शुरू कर देता है सहायक संधि के बाद। अब मराठा विजय में देखिए, मराठा की जब विजय करना शुरू कर देता है तो मराठा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मराठा शासक, इसकी बैकग्राउंड को जानना जरूरी नहीं है। हम देख चुके हैं कि मराठा जो है शिवाजी के शासनकाल में बहुत ही सशक्त हो जाता है। उसके बाद पेशवा का शासन आ जाता है, पेशवा का शासनकाल, क्योंकि उसके पास जो है छत्रपति की नाम मात्र के शासक रह जाते हैं और मराठा के काल में है एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेता है मराठा साम्राज्य। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ भिड़ंत शुरू हो जाती है। भिड़ंत तो जो है उससे शिवाजी के काल में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि शिवाजी अब देख चुके हैं कि इसने 2 बार सूरत को लूट लिया था। एक बार 1770 में भी लूटा था और उसकी मृत्यु के बाद जो है आप देख सकते हैं कि मराठा युद्ध जो है 1775 में शुरू हो जाता है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 82 के बीच लड़ा जाता है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि सूरत और पुरंदर की संधि जो हुई थी 1775 से 76 के बीच में, ये इसका कारण था। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद फिर से उत्तराधिकार को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। उत्तराधिकार के प्रश्न उठता है। एक भाई जो है अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और वो अंग्रेजों की शरण में जाकर के कहता है कि हमें आप बड़े भाई से रक्षा कर दो, बड़े भाई से राज्य दिला दो, तो हम आपको बहुत सारी छोटी छोटी जो रियायतें देंगे। अब अंग्रेज जो है एक अच्छा मौका पा लेता है मराठा साम्राज्य के भीतर हस्तक्षेप करने का। अब कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें अपने भाई से जो है साम्राज्य दिला देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तो कहता है कि ठीक है, आप जो मांगो वो आपको दे दिया जाएगा। तो कहता है ठीक है, हम वैसे ही नहीं मांगेंगे, आपसे संधि करेंगे। यदि आप संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर हम आपको राजा बना देंगे। उसके बाद जो है राजा बन के आप हमें वो चीज इलाका जो है वो इलाका जो है आप उसे दे दीजिएगा हमें। यही वो संधि था, सूरत और पुरंदर की संधि, जो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ की थी, अंग्रेजों से मदद मांगी थी। ठीक है, और इसी संधि के तहत उसने सूरत की संधि की थी और इसी संधि के बाद जो है उसने बहुत सारी अंग्रेजों को रियायतें दी थी। जब रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया गया था तो इसके बाद जो बहुत सारी अंग्रेजों को सुविधाएं दी गई थी। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने इसके मराठा के साथ युद्ध लड़ा था। तो ये आंग्ल मराठा युद्ध कहिए, आप एक तरह से कह सकते हैं कि कहने को ये अंग्रेज और मराठों के बीच में लड़ा गया था, लेकिन आप देख सकते हो कि एक मराठा दूसरे मराठे से ही लड़ रहा था। मतलब एक बड़ा भाई मराठा दूसरे छोटे भाई से लड़ रहा था और उसके लिए अंग्रेजों की मदद ली थी। तो ये कहने को आपको आंग्ल मराठा युद्ध लड़ रहा है, लेकिन कौन लड़ रहा था? मराठा का 2 भाई ही लड़ रहा था इस युद्ध में, क्योंकि इसी ने तो गया था अंग्रेज की शरण में लड़ने के लिए।
इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम के बाद जो है वडगांव की संधि हुई थी 1789 ईस्वी में, और सलवाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। आप आधुनिक भारत के जो उसके प्रश्न है आप उसे उल्टा के देखिए, आपसे पूछा जाता है कि केवल संधि जो है कब हुई थी, ज्यादा से ज्यादा किसके बीच में हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। इस संधि में क्या हुआ था ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जाता है इस संधि की क्या विशेषताएं थी, इस संधि के प्रावधान क्या थे, ये आपसे नहीं पूछा जाता यहाँ पर, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। केवल आप यह याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण में ये सूरत और पुरंदर की संधि हुई थी, और इसके परिणाम में दो संधि हुई थी, और इसी संधि के बाद जो है ये युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, तो केवल आप ये इस भी याद रखिएगा कि ये संधि कब हुई थी, ठीक है, और किसके बीच हुई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1803 से 1805 के बीच लड़ा जाता है। इसका कारण भी वही था, ये पहले के युद्ध के समान, जो पहले युद्ध जो हुआ था इसी के परिस्थितियों में, इसी के समान परिस्थितियों में हुआ था। मराठों के बीच जो मतभेद था, आपसी मतभेद, उसी ने जो है अंग्रेजों को अंग्रेजों को जो है इसमें हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया था। इस बार 1800 ईस्वी में फिर से जो है नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो है ये एक शक्तिशाली व्यक्ति था, पेशवा था। इसके कारण अंग्रेज जो है डरा हुआ था, लेकिन अब इसकी मृत्यु के बाद एक और मौका मिल गया अंग्रेजों को कि इसके बाद जो है इसको हराना बहुत ही आसान हो गया था। ठीक है, अब इसी के बाद जो है यहाँ पर बसीन की संधि हुई थी, क्योंकि बाजीराव द्वितीय जो था सत्ता पाने के लिए जो है अंग्रेजों के पास गया और उससे सहयोग के बदले एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया था। इसी संधि के कारण जो है ये बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास गया था और कहा था कि भाई साहब आप हमें हमारे अपने भाई से जो है हमें सत्ता दिला दो, हम आपसे मदद मांग रहे हैं। फिर अंग्रेजों ने मदद किया, बसीन की संधि कर ली उससे, फिर उसे राजा बना दिया, पेशवा बना दिया बाजीराव द्वितीय को, और बहुत सारी जो लाभ हैं, आर्थिक लाभ उसे मिला बहुत सारे। ठीक है, बसीन की संधि इसी कारण से, यही इसके कारण थे इस युद्ध के। अब इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम के बाद जो है फिर से अलग अलग जो है यहाँ पर सहायक संधि हुई 1803 में। 1803 में आप देख सकते हो कि ये जो संधियाँ हुई थी, आप ऊपर के जो संधियाँ देख चुके हैं यहाँ पर, ये बरार के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया ये सभी मराठे शासक ही थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासक जो थे बिलजली संधि, ये 1803 में जो भी संधि हुई थी यही संधि की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग संधि सभी जो मराठा शासक थे उसी के साथ अलग अलग संधि हुई थी। मराठा सारे पराजित हुए थे और अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। कहा जाता है कि ये जो बसीन की संधि थी, इस संधि ने अंग्रेजों को भारत की कुंजी दे दी थी कि लो अब आप भारत पे जाके राज्य करो। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण संधि हुआ था बसीन की संधि। तो ये आप याद रखिएगा कि बसीन संधि कब हुई थी और इसके क्या महत्व थे। तो कहा जाता है कि बाजीराव द्वितीय ने जो है अंग्रेजों को भारत की कुंजी दे दी थी कि जाओ आप अपना भारत पर राज्य करो। ठीक है, इसके बाद आंग्ल मराठा का जो तीसरा युद्ध है ये 1817 ईस्वी में 1719 के बीच लड़ा जाता है। इस समय प्रधानमंत्री, इस समय जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, अब इस युद्ध के कारण को देखिए, थोड़ी बैकग्राउंड को जान लीजिए कि इसके कारण क्या थे। कारण वही थे, बस थोड़े से तरीके अलग हो जाते हैं। 1813 में जो चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ था, इसमें आप देख चुके हैं कि चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन में व्यापार जो था, चाय को छोड़ करके एकाधिकार जो है अब समाप्त कर दिया गया था। तो अब जो है कंपनी को और अधिक बाजारों की आवश्यकता थी। मतलब कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अब चीन में व्यापार नहीं कर सकता, व्यापारिक एकाधिकार जो थे वहां पर इसका समाप्त हो गया था। केवल चाय का व्यापार कर सकता था चीन में। तो चीन का व्यापार इसके हाथ से निकल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो चीन से जो व्यापार का हाथ से निकल गया तो इसको बाजार अपने सामान को खपाने के लिए और बाजार की तलाश थी। तो ये बाजार कहाँ से आए? इसीलिए भारत के जो प्रदेश थे इसको जीतना इसके लिए जरूरी हो गया था। भारत के जो बाकी बचे हुए क्षेत्र थे इसको जीत लेता तो फिर उसे अपने साम्राज्य की तरह जो है अपने साम्राज्य में अपनी सामान जो है ब्रिटेन में आयातित जो माल थे ब्रिटेन से आयातित, उसको अपने साम्राज्य के भीतर प्रसार करके उसे बेचा जा सकता था। तो एक कारण तो ये था, पहला कारण तो ये था कि इसकी महत्वाकांक्षी शासक। दूसरा ये चीन का जो है वहाँ का व्यापार इसके हाथ से चला जाना। दूसरा जो देखिए, इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि मराठा तो अब कमजोर हो ही गए थे। तो मराठा जब कमजोर हो गए थे तब
पिंडारी देखिए, पिंडारी जो थे इसके मराठों के भारे के सैनिक कहा जाता है। पिंडारी उस समय के लुटेरे थे, ठीक है, ये लुटेरे थे। तो जब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया, उसकी शक्ति जो है उसके साथ सहायक संधि कर ली गई थी, तो अब ये उतने शक्तिशाली रहे नहीं, तो ये पिंडारी जो है इसी मराठा साम्राज्य में जो है सैनिकों के रूप में काम करते थे। अब इसके पास रोजगार तो रहा नहीं, तो अब ये लूटपाट मचाने लगे। उस समय के जो जो दक्कन के जो जंगल थे यहाँ पर लूटपाट मचाने लगे थे। ये अंग्रेजों के लिए उपद्रव वाला काम बन गया था, उपद्रवकारी काम करने लगा था। तो अंग्रेजों के जो थे उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे जो है इसका समाप्त करने की कोशिश की, समाप्त करना की रणनीति बनाने लगी थी, ठीक है। तो पिंडारियों को जो है समाप्त करने की इसने नीति अपनाई, और जब इसने पिंडारी पर आक्रमण कर दिया तो फिर मराठा जो है जाग गए। मराठा जाग इसलिए गए कि यही पिंडारी था जिसके बल पर जो है मराठा अपने सैन्य अभियान चलाता था। क्योंकि ये लोग गुरिल्ला वार में, पिंडारी जो है गुरिल्ला वार में बहुत ही सजग था, ये सब गुरिल्ला वार करने में बहुत ही निपुण था। तो गुरिल्ला वार का इसी पिंडारी जो थे, इसी की वजह से इसने बहुत सालों शासन तक शासन किया था, इसने बहुत सहयोग दिया था इसको, मराठों को। तो अब जब पिंडारी के संकट का काल आया है तो इसको सहयोग करने की जरूरत थी। इसलिए जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों पर आक्रमण किया था तो इसे लगा मराठों को कि ये हमारे जो है संप्रभुता पर आक्रमण किया जा रहा है, तो पिंडारियों को बचाने के लिए जो है मराठों ने आक्रमण कर दिया अंग्रेजों पर। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तत्कालिक कारण है ये पिंडारियों का आक्रमण है। बाकी इसके पहले से कारण तो आप बैकग्राउंड देख ही चुके हैं कि इसका महत्वाकांक्षी शासक था, चीन में व्यापार उसका समाप्त हो गया था इसलिए भी करना चाहता था, तो यही सब इसके कारण थे। अब हम इसके देखते हैं कि इसके जो है परिणाम क्या निकले। तो ये जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये इसमें सभी पेशवा विभाजित हो गया था। सिंधिया, होलकर, ये गायकवाड़, इस सभी साम्राज्यों में विभाजित हो गया था। तो जितने भी पेशवा शासक थे, जो मराठा शासक थे, उनको अलग अलग हराया। खिड़की नामक स्थान पर जो है इसने पेशवा को हराया था और उसने इसके जो है यहाँ पर इसके साथ संधि कर ली। सीता बुलड़ी नामक स्थान पर इसने भोसले को हराया था और महिदपुर नामक स्थान पर इसने होलकर को हराया था, और तीनों के साथ जो है अलग अलग संधि कर ली थी। मराठा पेशवा के साथ इसने पूना की संधि की थी 1817 में, सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि की थी 1817 में, और होलकर के साथ मंदसौर की संधि की थी 1817 में, और बहुत सारे जो है आर्थिक लाभ इसने प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद जून 1818 ईस्वी में जो है पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा साम्राज्य को भंग कर दिया। साथ ही पेशवा की जो पद को जो है उसको भी समाप्त कर दिया था, और पेशवा को पेंशन दे करके कानपुर भेज दिया था, बिठूर में। और फिर यहाँ से देखते हैं कि 1857 में है, यहीं पर इसने 1857 की ईस्वी में जो विद्रोह होता है 1857 में, उस विद्रोह का नेतृत्व करता है कानपुर में। उस समय ये यहीं पर रहता है, क्योंकि उस समय उसका पेंशन भी बंद कर दिया जाता है आगे जाकर के। अभी पेंशन पर तो भेज दिया जाता है वहां पर कानपुर, लेकिन बाद में पेंशन भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद शिवाजी के जो छोटे से जो वंश थे, प्रताप सिंह, उसको एक छोटी सी रियासत दे दी जाती है सतारा, उसका शासक बना दिया जाता है। फिर बाद में देखते हैं कि सतारा को भी 1848 ईस्वी में इसका भी विलय कर लिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के तहत, ठीक है। जो गोद लेने की नीति है उस नीति के तहत इसका भी विलय कर दिया जाता है। फिलहाल जो आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप इस पर जो शिवाजी के छोटे वंशज थे इसको शासन करने के लिए रहने दिया जाता है। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ से 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद यहाँ पर मराठा भी यहाँ पर जो था यहाँ पर उसका समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर वो इसके बाद वो आगे की ओर सिख विजय की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब हम यहाँ पर सिखों की जो है थोड़ी सी बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि उसका पंजाब का राज्य किस प्रकार का था। दोस्तों यही वो चीज था, हमने आपको जब पूर्व मध्यकाल में नहीं पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि मराठा साम्राज्य में जब औरंगजेब जब हम पढ़ा रहे थे, आप वीडियो देखे होंगे उसमें, तो औरंगजेब के बाद हमने कहा था कि साम्राज्य का विखंडन शुरू हो गया है। विखंडन शुरू होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे रियासत जो है उत्पन्न होते हैं और उसमें छोटे छोटे राजवंश स्थापना जो है राजवंशों की स्थापना होती है, वो राज करना शुरू कर देता है। तो हमने वहां नहीं बताया था आपको कि किन किन राजवंशों की स्थापना हुई थी और वो कौन कौन से शासक थे उस समय महत्वपूर्ण। यही वो राज है जो उस समय स्थापित हुआ था, और उसकी स्थापना के बाद ये राज जो है राज आप देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य से ये लोग छूटा और ये सिर्फ अंग्रेजों के शासन काल में आके उस समय विघटित हो गया था। तो एक से विघटित हुआ और यहाँ पर आके समा हो गया था, ठीक है। तो रंजीत सिंह का राज्य जो है वहीं से स्थापित हुआ था।
रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। ये शुकर चकिया मिस्र के जो नेता थे महान सिंह, इसके पिता थे, रंजीत सिंह के पिता थे। ये अफगानिस्तान के शासक जो थे जमान शाह, इसके काल में लाहौर का ये सेनापति था, लाहौर का सेनापति अथवा गवर्नर कहिए। तो ये 1799 ईस्वी में, यानी 19 वर्ष की जो उम्र है इसकी, इस उम्र में जो है यहाँ का लाहौर प्रांत का गवर्नर बना था। बाद में जो है ये 1805 ईस्वी के आसपास जब बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो आसपास के इलाके के जो है जम्मू कश्मीर, अमृतसर वगैरह जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जीत लेता है और खुद ही वहाँ पर जो है अपनी वंश की स्थापना, जो है सिख वंश की स्थापना कर लेती है, सिख साम्राज्य की स्थापना, और तब से जो है एक शक्तिशाली शासक बन जाता है। ठीक है। बाद में उसने डोगरा और नेपालियों के साथ जो इसके विदेशी संबंध उसने अच्छे बनाए थे। तो यही इसकी बैकग्राउंड थी। इसके पहले जो है ये अफगानिस्तान के शासक के रूप में जो है सेनापति के रूप में काम करता है, बाद में मौका पा करके जो है एक अपनी साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो आप सभी शासकों की यही स्थिति देखते हैं। आप हैदराबाद में भी यही देखा था कि हैदराबाद का जो हैदर अली था वहाँ पर मैसूर का, उसने हिंदू शाही वंश से सत्ता स्थापित कर लिया था, पहले सेनापति था। तो यही बातें यहाँ पर भी होती है। 1809 में जो है एक संधि होता है अंग्रेजों के बीच और रंजीत सिंह के बीच। इस संधि में एक ही महत्वपूर्ण बात हुई थी, सतलज नदी को जो है दोनों साम्राज्य की सीमा मान ली गई थी। सतलज नदी के जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो रंजीत सिंह का इलाका होगा और सतलज नदी के जो नीचे का क्षेत्र है वो अंग्रेजों का इलाका होगा। तो इस संधि का एक ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये आप याद रखिएगा, ये 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। और ये अमृतसर की संधि जो है रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों के बीच में। 1838 ईस्वी में एक और त्रिपक्षीय संधि हुई थी, ये अफगान शासक के बीच में हुआ था, रंजीत सिंह के बीच में हुआ था और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है। तो ये भी संधि महत्वपूर्ण रखिएगा। इसमें ये तय हुई थी कि यदि विदेशी आक्रमण हुए, उस समय रूस आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और उस समय कभी कभी फ्रांस का भी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, नेपोलियन वगैरह सबका। तो इस वजह से जो है इसे संधि की गई थी कि वहां पर जो है किसी विदेशी आक्रमण के समय इसे व्यापार जो है अंदर से छूट दी जाएगी कि इसके राज्य से जो है सेना को आगे बढ़ने दिया जाए। तो इसी प्रकार की ये संधि हुई थी। इसके अगले साल जो है 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब रंजीत सिंह की मृत्यु हुई यानी कि एक महान शासक का अंत हुआ और अंग्रेजों को न्योता मिला, अंग्रेजों को इसके साम्राज्य के भीतर हस्तक्षेप का न्योता मिला। ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है दरबार में षड्यंत्र होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका पुत्र जो है रंजीत सिंह का पुत्र दिलीप सिंह, ये अभी बालक रहता है, छोटा सा नाबालिग है, ये बालिग नहीं है, इसीलिए इसके दरबार में षड्यंत्र शुरू हो जाता है। ये अयोग्य शासक हैं, छोटे से शासक हैं। अब इसके काल में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो ये इसका मौका मिल गया अंग्रेजों को यहाँ पर हस्तक्षेप करने का। फिर क्या है, फिर आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है। आंग्ल सिख युद्ध इसके 6 सालों बाद 1845 से 46 के बीच में जो है 39 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके 6 सालों बाद तब तक इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी और यहीं से उसका शुरू हो जाता है। इसके फिर भी कारण को देख लेते हैं। पहला कारण, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी, सत्ता के लिए, वर्चस्व के लिए जो है उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद 1842 ईस्वी में अफगानिस्तान में जो है अंग्रेजी का सैन्य अभियान शुरू हो जाता है। 1841 में ग्वालियर और सिंध के विलय के बाद सिख सेना जो है बीच गलतफहमी फैल जाती है। अंग्रेज सिंध का जो क्षेत्र है, मतलब जो पंजाब राज्य जो है उससे पीछे का जो इलाका है, पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, यहीं पर ग्वालियर भी स्थित है और सिंध भी स्थित है। तो 1841 ईस्वी में ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश वाला ग्वालियर की बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान के सिंध और वहाँ के जो क्षेत्र हैं इसकी बात हो रही है। तो जब 1841 ईस्वी में जब ये सिंध पर विजय कर लेता है और 1842 ईस्वी में ये अफगानिस्तान पर आक्रमण अभियान करता है अंग्रेज, तो सिख के जो उस समय के जो समाज के रहने वाले जो उस समय के शासक थे, उनको लगने लगा, उसके आसपास में सैन्य की जो हलचल बढ़ रही थी, तो इनको लगा कि अब जल्दी ही उनका साम्राज्य भी जो है इसके अधीन जाने वाला है, अंग्रेजों के अधीन जाने वाला है। ठीक है। एक और काम क्या कर लिया था इसने, लाहौर की जो सीमा थी इसके आसपास अंग्रेज जो है सेना में वृद्धि कर रहा था। ठीक है। तो यही सब कारण था। इसकी वजह से क्या किया, अंग्रेज जो सिख जो थे इसमें गलतफहमी हो गई थी, तो गलती से इसकी सेना जो है यहाँ पर सतलज नदी को पार कर गई थी, ये दक्षिण की ओर आ गया था। तो यही उसके तत्कालिक कारण थे, क्योंकि इसकी सीमा जो है
इसकी सीमा मान ली गई थी जो है उसमें अमृतसर की संधि में सतलज नदी को, और कह दिया गया था कि अंग्रेज सेना इसको पार नहीं करेगी और सिख सेना उसको पार नहीं करेगी। लेकिन अंग्रेज इस संधि को तो माना नहीं, क्योंकि 1842 ईस्वी में इसी नदी को पार करके आगे गया, तो मतलब अंग्रेज इस नदी को पार कर सकता था, लेकिन कोई सिख इसको पार नहीं कर सकता था। ठीक है, सिख जब 1845 ईस्वी में इस नदी को पार करके अपने सैन्य गठबंधन की जो है करने लगा था, सैन्य बल जुटाने लगा था, क्योंकि इसके सीमा के आप देख चुके हैं, सीमा के करीबी इलाके में संख्या अंग्रेज जो है बढ़ाने लगे थे, तो ये भी बढ़ाने लगा था। तो यही वो तात्कालिक कारण था। अब इसी बहाने जो है अंग्रेज इस पर आक्रमण कर दिया था सिख राज पर। ठीक है, परिणाम क्या निकला, इसमें सिखों की हार हुई थी और लाहौर का जो इलाका है ये सिख अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। इसके बाद एक लाहौर की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है 1846 ईस्वी में जो है लाहौर की संधि हुई थी। ये सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि थी, क्योंकि अंग्रेज तो है छीन ही, इसे लाहौर जो है छीन ही लिया गया था इनसे। दूसरा, यहाँ पर इसके साम्राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना कर दी गई थी। इन सभी से जो है सिखों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया था, इसने फिर से विद्रोह कर दिया था। विद्रोह कर दिया था तो फिर से एक संधि की गई थी सिखों के साथ 1846 ईस्वी में। इसके बाद क्या किया था, यहाँ पर एक रीजेंसी परिषद की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि उसकी जो अब से उसकी जो शासक थे सिखों के, अब उसको भी हटा दिया गया था। बल्कि उसको हटाने के बाद क्या किया, अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और उसमें अंग्रेज सैनिक रहते थे, सेनापति, और वही रीजेंसी परिषद कहलाता था। मतलब अब अंग्रेजों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन जो है, अंग्रेजों ने इसका सिखों का अप्रत्यक्ष शासन करने लगा था यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, इसके बाद दो संधि हुई थी। पहले लाहौर की संधि, इस संधि के बाद क्या हुआ था, इसने इसने लाहौर को अपने अधीन कर लिया था, और दूसरा यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना कर दी थी। लेकिन सेना तो रखा था, लेकिन अभी भी यहाँ की जो शासकिया थी, यहाँ पर ये शासिका, ये महारानी जो जिंद थी, यही थी इस समय यहाँ की शासिका। लेकिन इसके बाद जो सेना जो विद्रोह कर देता है, यहाँ का सिख सेना विद्रोह कर देती है, तो फिर से इसकी भैरोवाल की संधि होती है 1846 ईस्वी में। लेकिन अब जो है उसके शासक जो थी महारानी जिंद और दिलीप, उसको भी हटा देता है, और अब ये स्वयं शासन करने लगता है रीजेंसी परिषद के माध्यम से। तो इस तरह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और यही जो इसकी कारण था, इसका जो द्वितीय युद्ध का बैकग्राउंड बन जाता है, द्वितीय युद्ध का कारण बन जाता है यहाँ पर। क्योंकि अब इतने सारे अपमानजनक संधियां जो है सिखों जैसे योद्धा वर्ग जो है इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसी कारण से जो दूसरा जो है सिख युद्ध शुरू हो जाता है। देखिए, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। इसके कारण क्या थे, सिखों के लिए लाहौर और भैरोवाल जैसी जो संधियां थी ये बेहद ही अपमानजनक थी। दूसरा, पहला युद्ध में उनकी जो हार थी बेहद ही अपमानजनक थी। रानी जो जिंदन थी उस समय, इनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया था। तो यही सब वो कारण थे जिसकी वजह से जो है इसने आक्रमण कर दिया था सिखों ने फिर से। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, डलहौजी ने इस समय पंजाब को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने का एक बहाना मिल गया था। अब उसने पंजाब पर जो है चढ़ाई कर दी थी। तो चढ़ाई जो कर दी थी, तो इसने देखिए, अब इस आंग्ल सिख युद्ध के तहत छोटे छोटे युद्ध हुए थे। आप उस युद्ध का स्थान याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि ये युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, ये रामनगर का युद्ध, ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इसमें पूछा गया प्रश्न है रामनगर का युद्ध, चिन्हावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध। ये सिखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। गुजरात ये अपना भारत वाला गुजरात नहीं है, बल्कि ये सिंध तट पर स्थित पाकिस्तान का गुजरात है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर स्थित है गुजरात वाला, ये जो पाकिस्तान का गुजरात है। तो यहाँ पर ये तीन युद्ध लड़े गए थे। तो ये तीनों युद्ध जो है ये आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा था। ठीक है, इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जो है आत्मसमर्पण, सिख जो है आत्मसमर्पण कर देता है। अंतिम रूप से जो है सिखों की हार हो जाती है। इसके बाद जो है इस युद्ध में इतना जो डलहौजी की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके कारण सिखों इसको डलहौजी के जो है अर्ल ऑफ डलहौजी नामक जो है इसको उपाधि दी जाती है। इसे मार्क्वेस नामक उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये सिख जो है सिखों की विजय इसके लिए बहुत ही अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आप इसके महत्व को देख सकते हैं, क्योंकि इसको इतनी सारी उपाधियां दी गई थी डलहौजी को, ये इसी के कारण में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अगला शासक आता है सिख विजय के बाद 1839 में जब उसका विलय जाता है, तो यही डलहौजी है। इसका शासनकाल आप देख चुके हैं कि ये 1848 से लेकर के 1856 तक का शासन है। ये भारत के गवर्नर जनरल हैं।
गवर्नर जनरल हैं, और गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने भी एक नीति अपनाई थी जिसे वेगपत ऑफ का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत के बारे में हम बाद में जानेंगे, फिलहाल आप ये जानिए कि ये इसकी नीति थी, वेगपत का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत क्या किया था उसने, आप यहाँ पर देखिए कि इसने इन राज्यों के साथ ये सहायक संधि थोपा था। इस संधि इसने अपने वेगपत सिद्धांत के तहत इतने सारे राज्यों को हमने देखा था। सबसे पहले सतारा पर जो शिवाजी के वंशज शासन कर रहे थे, इसको इसने अपने राज्य में मिला लिया था 1848 में। तो वेगपत के डलहौजी के जो वेगपत का सिद्धांत था, इस नीति का पहला शिकार जो था ये सतारा ही हुआ था। दूसरा 1849 में जैतपुर और संबलपुर हुआ था। तीसरा बंघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 ईस्वी में इस पर शासन कर लिया, इस पर जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं।